कितनी आ रही है, हार्ट बीट 1 मिनट में कितनी आ रही है, वो क्या है, वो डेटा है। ओके? सो डेटा की जो एक्चुअली नॉलेज की जो मोस्ट रॉ फॉर्म है ना, नॉलेज की मोस्ट रॉ फॉर्म होती है डेटा। डेटा किससे आती है? ऑब्जर्वेशन से या फोकस से। ऑब्जर्वेशन या फोकस से क्या होता है? हम उस चीज को, उस प्रोसेस को या उस फिनोमेनन को जो हमारे सामने एक सिनेरियो बिल्डिंग हो रही है, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, जिससे हमें डेटा मिलते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो डेटा होता है ना, अब डेटा को हम प्रोसेस करते हैं। डेटा को हम प्रोसेस करते हैं। डेटा की प्रोसेसिंग के बाद ना, डेटा कन्वर्ट होता है पैटर्न्स में, या उन पैटर्न्स को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। सो डेटा, मोस्ट रॉ फॉर्म ऑफ नॉलेज, उसको क्या किया, उसको हमने थोड़ा सा प्रोसेस किया, उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद वो क्या, वो पैटर्न्स बने, उससे क्या, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिली। सो क्या इंफॉर्मेशन या पैटर्न्स क्या है? एक ऑर्गेनाइज फॉर्म है डेटा की। अब क्या होता है कि जब ऑर्गेनाइज किया जाता है किसी डेटा को, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं इंफॉर्मेशन में और पैटर्न्स में। अब क्या सीन है कि जब आप इंफॉर्मेशन को या पैटर्न को मजीद थोड़ी सी डायरेक्शन देते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है नॉलेज के अंदर। अब इधर एक डिफरेंस हमने पता कर लेना है कि नॉलेज में और इंफॉर्मेशन में फर्क क्या होता है। एक्चुअली इंफॉर्मेशन विदाउट एनी डायरेक्शन होती है, और नॉलेज एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा होता है। एन मुमकिन है कि एक सेम पीस ऑफ राइटिंग, एक सेम पीस ऑफ पैटर्न, एक शख्स के लिए नॉलेज हो और दूसरे शख्स के लिए इंफॉर्मेशन हो। फॉर एग्जाम्पल, टाइल्स के रेट हैं, ये टाइल्स की, जो टाइल्स हम लगाते हैं जमीन के ऊपर, लाइक घर के अंदर जब घर बनाते हैं हम टाइलें लगाते हैं, तो उन टाइलों की जो डायमेंशन है, अगर हम उसके जो पैटर्न्स हैं, उसकी जो राइटिंग्स है, वो हमारे सामने आए ना, चूं चूंकि उन चीजों से हमें ताल्लुक कुछ नहीं है, तो वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन होगी। बट उधर जो एक एक मजदूर काम कर रहा है, जिसको पता है ये टाइलें किस किस तरह से किधर किधर लगनी है, और उसको सारी डायरेक्शन क्लियर है, तो वो सेम पीस ऑफ पैटर्न उस मजदूर के लिए या उस शख्स के लिए क्या होएगा, वो नॉलेज होएगा। सो नॉलेज और इंफॉर्मेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है कि नॉलेज के पास डायरेक्शन होती है और इंफॉर्मेशन विदाउट एनी डायरेक्शन एग्जिस्ट करता है। लेकिन इंफॉर्मेशन खुद कहां से आती है? द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। ओके? इट कैन बी हैपन इन नेचर, हमें वो चीज नेचर में नजर आ सकती है, किसी प्रोसेस के अंदर नजर आ सकती है, किसी भी और डिफरेंट सिनेरियो बिल्डिंग, इवन कि हम पॉलिटिकल सिनेरियोस बिल्डिंग के अंदर हम वो चीजें देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कि हाँ, इंफॉर्मेशन नॉलेज में डिफरेंस समझ आ गया कि नॉलेज क्या है भाई, हमारे पास एक डायरेक्शन है करने के लिए, और इंफॉर्मेशन क्या है कि भाई इट एग्जिस्ट तो करते हैं पैटर्न्स, बेतहाशा पैटर्न्स हमारे पास है, लेकिन उनके पास क्या है, हमारे पास डायरेक्शन नहीं है जो उसको नॉलेज बना सके। और मजे की बात है, कुरान के अंदर जहां-जहां पर हमें देखते हैं ना कि अल्लाह ने नूर का जिक्र किया, तो नूर के साथ हमें इल्म का बहुत जिक्र मिलता है कुरान के अंदर। ठीक है? और अगर इल्म के साथ नूर या नूर के साथ इल्म का जिक्र मिल रहा है, तो रोशनी खुद ही एक डायरेक्शन गिविंग थिंग है। जो नूर है, नूर भी एक्चुअली क्या चीज़ है कि नूर एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है आपको। ओके? सो नॉलेज के बारे में दोबारा आ जाते हैं। अभी मैं एक बार रिपीट कर लेते हैं, कंक्लूजन से एक रिव्यू दे देता हूँ आपको कि भाई इनिशियली क्या है कि जो नॉलेज है, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग होती है या अवेयरनेस होती है किसी भी स्पेसिफिक फिनोमेनन की, किसी प्रोसीजर की, किसी प्रोसेस की, या किसी भी एक सिनेरियो की। ओके? उसकी क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग है और एक अवेयरनेस है। और इसकी एक्वायरिंग के भी बेतहाशा तरीके हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। इसकी मोस्ट रॉ फॉर्म क्या होती है? डेटा होती है। और डेटा के बाद क्या है कि हमें फिर वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है। इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होने के बाद हमें एट लीस्ट वो फिर एक डायरेक्शन के साथ मिल जाती है नॉलेज की फॉर्म के अंदर। तो अभी यहाँ तक मैं ही, अब इसके बाद कंटिन्यू करेंगे साइम इकबाल भाई विद द सोर्सेज ऑफ नॉलेज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, शमाज भाई ने आपको एक जेनेरिक सी अंडरस्टैंडिंग तो दे दी है कि नॉलेज क्या है, और किस तरह कौन कौन से प्रोसेसेस और फैक्टर्स इवॉल्व होकर नॉलेज बनते हैं। लेकिन अभी जो मैं बात करूँगा वो बात करूँगा सोर्सेज ऑफ नॉलेज है, लेकिन उससे पहले मैं एक तमहीद बांधना चाहूँगा कि इंसान के लिए ना नॉलेज बहुत किस्मों के हैं। इर्द गिर्द देखते हैं, छोटी हर हर चीज में नॉलेज है। आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपके टेबल पे पड़ी हुई किताब और घड़ी से लेके जमीन और आसमान सब कुछ नॉलेज है। लेकिन एक ऐसा नॉलेज है जो कि अगर इंसान को नहीं है ना,
तो इंसान इनकम्प्लीट है। अगर इंसान के पास दुनिया का तमाम नॉलेज आ गया है लेकिन एक स्पेसिफिक नौइयत का नॉलेज नहीं है, तो इंसान इनकम्प्लीट है। और अगर इंसान के पास वो नॉलेज आ गया है और बाकी उसे कुछ भी नहीं जानता, तो उसने अपनी कंप्लीशन कर ली है। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ मार्फत इलाही की। मार्फत इलाही बेसिकली क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ गॉड, रियलाइजेशन ऑफ गॉड। अब इससे पहले भी सवाल ये उठता है कि भाई हम खुदा को जानना चाहते हैं कि खुदा है कि नहीं है, और वाकई अगर खुदा है तो हम उसके बारे में कैसे जान सकते हैं? ठीक है, तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जानना होता क्या है। और ये हम जान रहे हैं, ये जो भी हम जान रहे हैं, यानी खुदा के बारे में जान रहे हैं, कायनात के बारे में जान रहे हैं, कैसे जान रहे हैं? यानी हाउ डू वी नो व्हाट वी नो, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट प्रोसेस है वो है हमारी क्लैरिटी हो कि हम हमारे सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या हैं। हम किन किन सोर्सेज के जरिए इस नॉलेज को जान सकते हैं जो कि हमारा ये जो मार्फत इलाही का सफ़र है ये तय करवाएगा। तो आगाज़ करते हैं अपने पहले सोर्स से। और जो हमारा सबसे पहला सोर्स ऑफ नॉलेज है वो है सेंसेस एंड एक्सपीरियंस। सेंसेस एंड एक्सपीरियंस से मेरा क्या मुराद है? आप सबकी पांच हिस्से हैं: सुनना, देखना, टेस्ट करना, ठीक है, उसके अलावा सूंघना, ठीक है। और तो सेंसेस और एक्सपीरियंस क्या है कि जितना भी आपके इर्द गिर्द फिजिकल मैटर एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में, और जितने भी आप अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्वेशन करते हैं, चाहे वो देखने से रिलेटेड हो या टच करने से रिलेटेड हो या टेस्ट करने से रिलेटेड हो, उससे आपके पास जो भी नॉलेज आ रहा है वो उनका जो सोर्स है वो आपकी सेंसेस है। ठीक है, अब क्या है कि हमने अभी तो एक तमहीद बांधी कि असल में चीज़ क्या है, मार्फत इलाही। ठीक है, और जब आप इस्लाम को पढ़ेंगे तो यही असल मुद्दा है जो इस्लाम ने पेश किया। यही फंडामेंटल टेनेट ऑफ इस्लाम है कि इंसानों में एक गॉड कॉन्शियसनेस और वननेस वननेस ऑफ गॉड का ना एक इनकलकेशन करनी है। ठीक है, यही प्रॉब्लम है जो इस्लाम सॉल्व करना चाहता है। ठीक है, इसी सफर पे अल्लाह इंसानियत को चलाना चाहता है। ठीक है, और इसीलिए अल्लाह ताला ने फिर कुरान में कहा है कि क्या उन लोगों ने आसमानों और ज़मीनों के मलकूत के बारे में और जो कुछ खुदा ने पैदा किया है नज़र नहीं डाली? ठीक है, यहाँ पे अल्लाह क्या कह रहे हैं कि तुम लोगों ने जमीनों आसमान को नहीं देखा? ठीक है, क्या नहीं डाली? नजर नहीं डाली। नजर क्या है? एक सेंस है। ठीक है, कुरान में इटसेल्फ इस सोर्स को इन्वोक किया जा रहा है कि यार तुमने साइंस नहीं देखे? ठीक है, अल्लाह ताला कहता है क्या इन्होंने जमीन की तरफ नहीं देखा, हमने इसमें किस हद तक नबाताती किस्में उगाई? फिर अल्लाह कहता है इंसान को चाहिए कि देखे कि वो किस चीज से पैदा किया गया है, एक टपकने वाले पानी से पैदा किया है। यानी अभी तो मैंने आपको कुछ चंद एक मिसाल दी है, लेकिन पूरा कुरान जो है वो भरा पड़ा है इन्वोकेशन ऑफ दिस सेंसेस। ये जो मैं पांच चीजें दी गई हैं कि इनकी यूटिलाइजेशन करें और इर्द गिर्द देखें निशानियों को अल्लाह ताला की, और उस मार्फत के सफर पे चल पड़े। ठीक है, वो ये भी जितने भी ये साइंस ऑफ खुदा ताला हैं यूनिवर्स में, ये बेसिकली डोर्स हैं। डोर्स के हैं, उस पाथ के डोर्स हैं जिस पे अल्लाह में चलाना चाह रहे हैं, जो कि हमने अभी डिफाइन किया हुआ है मार्फत इलाही। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला सोर्स ऑफ नॉलेज। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हमारा पहला सोर्स ऑफ नॉलेज था सेंसेस एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, अब दूसरा सोर्स ऑफ नॉलेज हमारे पास क्या है? वो है रीजनिंग एंड इंटेलेक्ट। रीजनिंग एंड इंटेलेक्ट क्या है? बेसिकली इसे अकल का इस्तेमाल, अकल को इस्तेमाल करने को रीजनिंग और इंटेलेक्ट करते हैं। ठीक है, आपके पास क्या है कि आपके पास आपकी सेंसेस और एक्सपीरियंस से डाटा, मतलब नॉलेज आ गया। नॉलेज आ गया, अब उस नॉलेज से, उस नॉलेज को देखते हुए नतीजे निकालना। मतलब आपको ये पता चल गया कि जितने भी परिंदे हैं वो उड़ते हैं। ठीक है, फिर आपने ऑब्जर्व किया कि जो कौवा है वो भी उड़ता है। तो अब आप रीजन करेंगे कि कौवा परिंदा है। ठीक है, यानी क्या है कि आप, आपकी क्या कहते हैं, जो सेंसेस से नॉलेज आ रहा है, आप उससे यूज करके एक नई फॉर्म ऑफ नॉलेज प्रोड्यूस करें। इसे कहते हैं रीजनिंग एंड इंटेलेक्ट। ठीक है, और इससे हम उन आंसर्स तक पहुंच सकते हैं जिनके जरिए हम अपनी सेंसेस से नहीं पहुंच सकते। और क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कई मर्तबा कुरान में रीजनिंग को इन्वोक किए हैं। अल्लाह ताला ने कहा है कि यकीनन आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रात और दिन के आने जाने में निशानियां हैं साहिबाने अकल के लिए।
ठीक है। फिर अल्लाह कहते हैं, कह दीजिए क्या अंधा और आंखों वाला यकसा है, आया तुम सोचते नहीं। ठीक है, यानी कुरान भरा पड़ा है इंसानों को, ये कह रहा है कि तुम अकल क्यों नहीं करते हो, इर्द गिर्द देखते हो, मतलब अपनी सेंसेस को यूज करके देखते क्यों नहीं हो जमीन और आसमानों को, फिर अकल क्यों नहीं करते हो। अकल करना क्या है, मैंने अपनी सेंसेस के जरिए ये मालूम कर लिया कि ये जो यूनिवर्स है ये इंतहा किस्म की प्रिसीजन रखता है और इंतहा लेवल का ऑर्डर रखता है। लेकिन अब मैं सेंसेस से मैंने खुदा को नहीं देखा, लेकिन मैं अकली तौर पे सोचूंगा कि क्या ये पॉसिबल है कि इतने बड़े हाई प्रिसाइज और हाईली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वाला यूनिवर्स तो कैसे आ गया। अभी मैं इस पे रीजन कर रहा हूँ अपनी ना उस नॉलेज पे जो मुझे सेंसेस से आया था। ठीक है, तो हमारा दूसरा सोर्स ऑफ नॉलेज हो गया रीजनिंग एंड इंटेलेक्ट। ठीक है, अब हम अपने तीसरे सोर्स की तरफ चलते हैं, और इसका नाम है बेसिकली आवर इनेट कॉन्शंस, हमारा ज़मीर, हमारी फितरत। ठीक है, जब भी इंसान शऊर की सतह पे पहुंचता है तो बहुत सी हकीकतें उसे बगैर किसी रहनुमाई के समझ आ जाती है, बगैर किसी वालदेन की और उस्ताद की टीचिंग्स के बगैर उसे बस समझ में आ जाती है। उसे राइट एंड रॉन्ग की तमीज आ जाती है, उसे जस्टिस की सेंस आ जाती है, उसे पता चल जाता है ये सच बोलना अच्छा है, झूठ बोलना गलत है। उसे पता चल जाए, वो कोई भी गलत काम करने लगता है, अंदर से एक इनर वॉइस आ रही होती है कि नहीं यार ये मैं कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा, या ये शायद गलत है। और जब भी वो जो कि उसके अंदर से सेंस ऑफ वो जो आवाज आ रही है अंदर से, जब भी वो उसे फुलफिल करता है तो उसे एक सेंस ऑफ स्ट्रेंज कनेक्शन, स्ट्रेंज डिवाइन कनेक्शन आती है। ये बेसिकली हमारा जमीर है, हमारा कॉन्शियस है। ये वो इन बिल्ड कोड है, ये वो इन बिल्ड प्रोग्रामिंग हुई हुई है जो इंसानों को बनाते वक्त उनके अंदर कर दी गई थी। मतलब जितना बड़ा यूनिवर्स हमारे बाहर एक्सटर्नल दुनिया में एग्जिस्ट करता है, उतना ही बड़ा यूनिवर्स हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है। ना सिर्फ बायोलॉजी की फॉर्म में, बायोलॉजी एक अलग मतलब फिजिकल फिजिकल एसेंस है, उसकी एसेंस है, लेकिन एक फितरत जिसे कहे हमारा जमीर, ये एक सोर्स ऑफ नॉलेज है हमारे लिए, जिसे कुरान में बेतहाशा दफा कहा गया है कि अगर तुम इन वो आप लोगों को मालूम होगा कुरान में एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता है, कश्ती का कॉन्सेप्ट। कुरान में अल्लाह ने कहा है कि जब वो कश्ती में सवार हो जाते हैं तो खुदा को खलूस के साथ पुकारते हैं, लेकिन खुदा इन्हें खुशकी पर पहुंचा देता है और निजात दे देता है, तो फिर वो मुशरिक हो जाते हैं। ये बेसिकली मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूँ। ये बताया जा रहा है कि किस तरह जो मार्फत इलाही है, जो रियलाइजेशन ऑफ गॉड है, वो किस तरह हमारी कॉन्शियस में पहले से मौजूद है। जब भी ये किश्ती में सवार होते हैं, किश्ती हिचकोले खाती है, डूबने लगती है, तब ये भूल जाते हैं अपने खुदाओं को और अल्लाह को याद करने लग जाते हैं। और जैसे ही किश्ती किनारे पे पहुंचती है तो ये कहते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं। वो एक बड़ा मशहूर मकौला है कि देर इज नो एथीस्ट ऑन अ क्रैशिंग एयरप्लेन। तो इससे आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने इंसान को अपनी फितरत पे पैदा किया। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मिलती है कि हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है, ये तो उसके वालिदैन हैं जो उसे यहूदी बनाते हैं, नसरानी बनाते हैं। ठीक है, मतलब आप दुनिया में जितनी खैर देख रहे हैं गैर मुस्लिमों की तरफ से खैर आ रही है, जिनके रेवलेशन की कोई सेंस भी नहीं है। तो वो क्या है कि उनकी कुछ ना किसी लेवल पे फितरत इंटैक्ट है, जो कि उन्हें सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग दे रही है, जिसकी बुनियाद पे अभी तक कायनात चल रही है, जिसमें सेंस ऑफ जस्टिस भी आ जाती है। ठीक है, ये हमारा तीसरा सोर्स ऑफ नॉलेज था। अब मैं आता हूँ अपने चौथे सोर्स ऑफ नॉलेज पे। ये वो सोर्स ऑफ नॉलेज है जो कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज है। ठीक है, ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज है जो कि इंसान एक्वायर कर सकता था, और इसे हम कहते हैं वही। ठीक है, और ये इसमें और बाकी सोर्सेज ऑफ नॉलेज में जो डिफरेंस है वो ये है कि जितने भी बाकी सोर्सेज ऑफ नॉलेज है वो इंसान का कनेक्शन है या अपने खुद के साथ, या अपने इर्द गिर्द मौजूद कायनात के साथ, या अपने दिमाग के साथ, वो भी बेसिकली खुद के साथ। लेकिन ये वाहिद ऐसा सोर्स ऑफ नॉलेज है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है डिवाइन, डायरेक्ट डिवाइन कनेक्शन है। मतलब इंसान का डायरेक्ट खुदा के साथ जो एक सोर्स ऑफ नॉलेज, जो एक पाइप लगा हुआ है नॉलेज का, उसे हम कहते हैं वही। बाकी जितने भी हम नॉलेज एक्वायर करेंगे सोर्सेज से, वो होगा तो फाइनाइट नौइयत का होगा, लेकिन ये ऐसा नॉलेज है जो कि इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड का, इनफाइनाइट नौइयत का होगा। ठीक है, और ये ऐसा गाइडिंग स्टोन है हमारे लिए। मतलब अगर हायरार्किंग में अगर हम हमारे पास कुछ भी ना हो ना, हमारे पास
और कोई भी कुछ भी ना हो गाइडेंस के लिए, लेकिन एक वही हो तो ये हमारे लिए बहुत है, ये हमारे लिए काफ़ी है। ये ऐसा एक समझ ले गाइडिंग स्टार है। ये वही जो है, ये क्या कहते हैं, बेसिकली हमारी जितने भी पीछे हमने सोर्सेज ऑफ नॉलेज, हमारी फितरत, हमारी कॉन्शियस, हमारी अकल, हमारी सेंसेस, इन सबको डायरेक्शन देती है, इन सबको टेम करती है। मतलब इसकी आप मिसाल यूँ लीजिए कि अक्ल और शरीयत, या अक्ल और वही की मिसाल एक बड़ा खूबसूरत अंदाज है कि आपको मालूम होगा एक गैस और सिलेंडर का, ठीक है। जब तक गैस सिलेंडर के अंदर मौजूद है ना, तब तक ही वो हमारी यूटिलिटी की है, तभी तब तक ही हम उसे एज अ एनर्जी फ्यूल यूज कर सकते हैं। वो जो सिलेंडर है ना, वो बेसिकली वो शरीयत है, और वो जो गैस है वो अकल है। यानी शरीयत क्या है, वो डायरेक्शन दे रही है अकल को, गुमराह नहीं होने दे रही, एक मतलब प्रोग्रेस करवा रही है हमारी अकल को बिल्कुल एक सिरात मुस्तकीम पे। और वही का कॉन्सेप्ट जो है वो अल्लाह ताला के कुछ बुरगजीदा बंदे होते हैं, कुछ खास चुने हुए बंदे, जिन्हें अल्लाह हर दौर में चुनता रहा है, जिन्हें हम रसूल, नबी और रसूल कहते हैं। अल्लाह उनके जरिए वही हम इंसानों तक पहुंचाता है। तो ये हो गए हमारे बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन चार सेंसेस ऑफ नॉलेज का। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो एंड में ज़रूर पूछ लें, और बाकी शमास पे ये आप आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच सैम। आई होप गाइस आपको आपको समझ आई होगी थोड़ा बहुत। एक्चुअली सोर्सेज ऑफ नॉलेज सिक्स एग्जिस्ट करते हैं, बट बिकॉज ऑफ कंसर्न ऑफ टाइम तो हमने सिर्फ अभी चार पर ही इक्तफा किया है। ओके, तो अभी सोर्सेज ऑफ नॉलेज कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट चीज चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉलेज एंड डायरेक्शन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत क्रूशियल चीज है नॉलेज के लिए, कि नॉलेज का ताल्लुक डायरेक्शन के साथ बहुत है, या इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मुस्तकीम या उस सिरात के साथ नॉलेज का बहुत ज्यादा एक एफिलिएशन है, एक ताल्लुक है। जिस तरह से अभी सैम भाई ने एक बड़ी बात की कि गैस तब ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक वो एक सिलेंडर के अंदर है। क्यों? हम सिलेंडर से वो गैस निकालेंगे, वो एक डायरेक्शन के साथ आएगी, हम उसे आग बना लेंगे, यूज करेंगे। व्हाट इफ विल हैपन कि अगर हम उससे कोई बाउंड्री नहीं दे रहे, या हम उसको लाइक अगर वो रैंडम हो जाएगी ना, और वो बाउंड्री से बाहर चले जाएगी, तो गैस हर तरफ फैल जाएगी। फिर क्या थॉट्स जो होंगे वो डिसऑर्डर बन जाएंगे, फिर डायरेक्शन के अंदर डाउट्स पैदा होंगे। दैट इज द रीजन कि एक्चुअली क्या करती है जो शरीयत है, वो डायरेक्शन या बाउंड्रीज प्रोवाइड करती है एक नॉलेज को। और डायरेक्शन को प्रोवाइड करने से क्या होता है, या बाउंड्री प्रोवाइड करने से क्या होता है, उसको हम यूजेबल बना सकते हैं। इस तरह इसमें हमें एक जुनैद बगदादी का एक कॉल मिलता है। वो कहते हैं कि जो कुरान है ना, ये जो शरीयत है, शरीयत इंसानी अकल को या इंसानी जो इल्म है, ये उसका जो एक ज़मीरी इल्म है, उसको बुनियाद भी प्रोवाइड करेगी और उसको छत भी प्रोवाइड करेगी। अब हमारा एक्चुअल जो पॉइंट यहाँ पर है वो ये है कि भाई नॉलेज किस तरह से डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। अभी इसके अंदर हम एक तो चीज देख सकते हैं कि प्रॉफिट ने कहा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही सेड कि तालिबुल इल्मी अला फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज इज मस्ट फॉर एवरी मुस्लिम। इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। उसके चार सोर्सेज, कुल वैसे छह सोर्सेज हैं, उसके चार एक्सप्लेन किए साइम भाई ने। तो इट इज आर फोर मोस्ट ड्यूटी, ये हमारा फर्ज ऐन है कि हम उन्हीं चारों इल्म को या उलूम के जरियों को लाजमन अपनाएं या लाजमन करें। बिकॉज क्योंकि प्रॉफिट ने कहा कि ये भाई ये तुम्हारा सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट फर्ज है, तुम्हें करना ही करना है। क्यों? अगर नहीं करोगे तो तुम गुमराह हो सकते हो, वो डायरेक्शन छीन जाएगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इहदिना सिरातुल अगर मुस्तकीम है ना, या हुदल लिल मुत्तकीन है, तो हिदायत है या रास्ता है, वो किसके लिए, किसकी बेस पर है? वो शरीयत की बेस पर है। और क्या है कि आपको डायरेक्शन मिल रही है। डायरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज अगर हम 5 वक्त की नमाज ही पढ़ते हैं तो हम सिरात ही तो मांग रहे होते हैं, ये डायरेक्शन ही तो मांग रहे होते हैं। और डायरेक्शन को अगर हम, अगर इसका अल्फाज या इसको एक, इसके लिए एक दूसरा अल्फाज इस्तेमाल करें ना, सिम्त या डायरेक्शन को हम हिदायत कह सकते हैं। आगे सिम्त या ये डायरेक्शन को हम एक्चुअली हिदायत कह सकते हैं, या इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। रास्ता उन्हीं को मिलेगा जो साहिब तकवा होंगे। तो तकवा लाइक ये एक डिफरेंट टॉपिक है, ये लाइक हमारा वैसे अभी कंसर्न नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर किसी और दिन डिस्कशन होगी। अभी बात करते हैं नॉलेज किस तरह से डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेड इन कुरान
कि क्या इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जिसके पास इल्म है, उसके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है या क्लैरिटी ऑफ विजन है। और जिसके पास इल्म है, उसके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन है जिसके अंदर उसने जाना है। जिसके पास इल्म है, उसके पास कोई डाउट नहीं है। एक्चुअली नॉलेज करता क्या है? नॉलेज आपके लिए क्यों अल्लाह ने नॉलेज को नूर कहा है? नूर क्योंकि वो रास्ते पर रास्ते पर नूर डालता है, रोशनी डालता है, जिससे रास्ता दिखाई देता है, डायरेक्शन की क्लियरेंस मिलती है। और क्या है दूसरा कि ये डाउट्स मारता है। अगर किसी इंसान के अंदर बेतहाशा डाउट्स है ना, तो डाउट्स का मतलब ये है कि उसको एक राइट नॉलेज चाहिए। और नॉलेज के क्या सोर्सेज हैं? वो सोर्सेज आप साइमन ने एक्सप्लेन कर दिए। जब राइट नॉलेज आ जाएगा, तो क्या होएगा? डाउट्स चले जाएंगे। और जब डाउट्स चले जाएंगे, इंसान को उसकी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। तो एक डायरेक्शनल डिसोनेंस इंसान के अंदर पैदा हो जाती है, जिससे उसको बहुत एंग्जाइटी होती है। लेकिन उसकी जो फुलफिलमेंट है, वो भी एक नॉलेज के थ्रू ही होएगी। तो अभी ये एक तमहीद थी छोटी सी, अभी इस पर आगे बात करते हैं। एक आगे चलने से पहले एक कोट है जो आपको बहुत फायदा देगी। इब्न कय्युम नहीं, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जो इंसानी रूह है ना, उसके 2 बहुत बड़े दुश्मन हैं। एक डाउट है, एक डिज़ायर है। डाउट शक, शुबहात, डिज़ायर शहवत। आइदर वो डिज़ायर होएगी, आइदर वो डाउट होएगा। डाउट क्या करता है? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस मारता है। जब आपको क्लैरिटी नहीं रहती, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस मर जाता है। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस मर गया, सेल्फ एस्टीम अपने आप नीचे आना शुरू हो जाएगी। ओके? और जब डाउट्स की क्लैरिटी आती है, डाउट की क्लैरिटी से क्या होता है? आपके पास क्लैरिटी आगे आ जाती है, आपका रास्ता आपको वाज़िह हो जाता है। आप फिर क्या करते हो? आप एक्शन स्टार्ट करते हो, परफॉर्मिंग स्टार्ट करते हो। परफॉर्मिंग स्टार्ट करते हैं, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिलता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिलता है, आपकी सेल्फ एस्टीम अपने आप ऊपर आ जाती है। सो दिस इज़ द प्रोसेस। ओके? इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, इंसानी रूह के 2 दुश्मन हैं, शक है और शुबहात हैं। और शक से मुराद है डायरेक्शन का क्लियर ना होना। और उसको क्लियर क्या करती है? उसको नॉलेज क्लियर करता है। सो ये एक बहुत बड़े हमारे क्या है? दुश्मन है। ये डायरेक्शन का क्लियर ना होना बहुत बड़ा दुश्मन है। ओके? सो नेक्स्ट चीज़ है, एक बार मैं अभी मुझे मैसेज आया कि एक बार इसे रिपीट कर दे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इब्ने तैमिया ने कहा, रूह के 2 दुश्मन हैं, उनमें से एक शक है, डाउट है, दूसरी शहवत है या डिज़ायर है। डिज़ायर किसी तरह की हो सकती है, शहवत किसी तरह की हो सकती है। शक भी बेतहाशा तरह के हो सकते हैं, डाउट्स बेतहाशा तरह के हो सकते हैं। जो चीज़ डायरेक्शन के अंदर क्लैरिटी पैदा नहीं होने दे रही, कि आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं है, इसका मतलब है कोई ना कोई डाउट है। डायरेक्शन को मारता है डाउट, या आपको एक क्लैरिटी नहीं मिल रही कि मुझे करना क्या है, मतलब आपको डाउट्स हैं। अब डाउट्स हैं, तो डाउट से क्या होएगा कि भाई आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं होएगी, आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। परफॉर्म नहीं कर पाओगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा तो सेल्फ एस्टीम आपकी खुद एतमादी सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, खुद ही होती है आपकी सेल्फ एस्टीम, द एसेंस ऑफ सोल इनसाइड यू। ओके? सो मैंने एक बार रिपीट कर दिया। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई थिंक कि शायद आपको समझ आ गया होगा। इसको पल्ले बांध लेना है, बिकॉज़ ये आप हम सबकी ज़िंदगी में बहुत लागू होता है। नेक्स्ट इज़, अभी मैंने बता दिया भाई कि भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि भाई क्या इल्म वाले बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। जिसके पास ज़्यादा इल्म है, जिसके पास क्लैरिटी है, वो अल्लाह को बड़े लेवल पे सर्विंग्स कर सकता है। जिस तरह हमारे पास सैलादीन है, द बेस्ट एग्जांपल। ओके? या पास में भी देखें इस्लामिक हिस्ट्री में, जिसने जितना बड़े लेवल पे सर्व किया, उसके पास उतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट थी। और क्लैरिटी ऑफ थॉट आती कहाँ से है? नॉलेज के थ्रू आती है। ओके? सो बड़ी सिंपल सी बात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अल-हम्द में, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। भाई, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत का रास्ता दिखा, हमें डायरेक्शन दे। ओके? जब डायरेक्शन क्लियर आ गई, तो उसके बाद क्या होएगा कि जब डायरेक्शन आएगी, तो डायरेक्शन के बाद आता है कि हमने एक बात की अल्लाह से, अल्लाह मियाँ, उन लोगों की डायरेक्शन या उन लोगों का रास्ता जिस पर तेरा इनाम हुआ है, ना कि उन लोगों का रास्ता जिसके ऊपर तो लाइक अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ना कि उनको जिनको जो सज़ा के मुस्तहिक हैं या जो इंटेलेक्चुअली करप्ट हो गए। सो इसका एक मतलब हमें मिलता है कि नॉलेज की राह में कुछ लोग ऐसे थे जिन पर इनाम हुए, और कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी इंटेलेक्चुअल करप्शन की वजह से बर्बाद हो गए। सो वो कौन लोग थे जिन पर इनाम हुआ, और वो कौन लोग थे जिन पर गज़ब आया?
साइम भाई की बात रिपीट करता हूँ, वो लोग जिन्होंने शरीयत के सिलेंडर के अंदर अपने इल्म की गैस बरकरार रखी और उसको यूजेबल बनाते रहे ताकि गॉड को सर्विंग करते रहे, उन पर अल्लाह का इनाम हुआ। और वो लोग कि जिन्होंने बाउंड्री नहीं दी शरीयत की, अकल को या इल्म को शरीयत के अंडर नहीं रखा, ओके, और उसको बाउंड्री खत्म, गैस बिखर गई हर तरफ, थॉट्स में डिसऑर्डर्स आ गए, फिर डाउट्स आ गए, फिर उन वो क्या, वो सिराते मुस्तकीम से भी हट गए। सो अब ये एक बहुत क्रूशियल चीज है जो हम हर नमाज में करते हैं, इसके बारे में जिक्र कि भाई नॉलेज आइदर डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है या नॉलेज को हमने शरीयत के अंडर रखा हुआ है, उस एक गैस सिलेंडर के अंदर अपनी ये इल्म की गैस रखी हुई है कि नहीं रखी हुई। नहीं होएगी तो रोले हो सकते हैं, मसले हो सकते हैं, डाउट्स पैदा हो सकते हैं, हम इंटेलेक्चुअली करप्ट हो सकते हैं, हमें आइसिस की फिलॉसफी किस तरह मिल रही है, हमें फेनेटिक्स किस तरह से मिल रहे हैं, फेनेटिसिज्म किस तरह से मिल रहे हैं, इस कदम की फिलॉसफीज या इस तर्ज की हमें जो चीजें मिल रही हैं, जो एक्सट्रीमिज्म हमें मिल रहा है या एक मजहबी तासुब मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? बिकॉज भाई वो उस उन्हें रियलिटी ऑफ दीन की वजह से वो राइट डायरेक्शन में नहीं है, बिकॉज उन पर रियलिटी ऑफ दीन खुली नहीं हुई, उनकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। वरना 300 साल में ऐसा मुमकिन नहीं है कि वी आर प्रैक्टिसिंग द राइट दीन और हम ऊपर नहीं आ रहे, मतलब डायरेक्शन में कहीं ना कहीं पे गड़बड़ है, रियलिटी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। सो नॉलेज का ताल्लुक डायरेक्शन के साथ, और नॉलेज हमें किस तरह से डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। अब बड़ा सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है, सारे आप सुन रहे हैं, इमेजिन करें कि अंधेरी रात है, सड़क पर आपने चलना है और आपको कुछ नहीं पता कि सामने क्या है, अंधेरा है इतना, आपको किस तरह से क्लैरिटी आएगी कि मुझे किस किस तरफ जाना है? सिंपल सी बात है, आप टॉर्च लाइट इस्तेमाल करेंगे, ओके, या आप कहेंगे अल्लाह मतलब चांद की रोशनी आ जाए या कोई और सोर्स आए जिससे मुझे अपना पाथ नजर आए। अब आप उस रात को चल रहे हैं, आपके हाथ में टॉर्च है, जो टॉर्च उस डायरेक्शन को क्लियर कर रही है, वो नॉलेज कर रहा है, ओके। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला said in Quran that whoever obeys God and the apostle, they are with those who God has blessed, including the prophets and the truthful, the martyrs and the righteous, and their excellent companions. खुदा के रास्ते पे कौन लोग चले? अंबिया, उसके साथ सच्चे लोग, वो शहदा जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए, या राइटियस जिसमें हम स्कॉलर्स नजर आ सकते हैं, या जो उनके कंपेनियंस थे। यही लोग क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज था, उनके पास क्लैरिटी थी, उनके डाउट्स मरे हुए थे। तो डायरेक्शन क्या है? शरीयत क्या है? शरीयत एक्चुअली में डायरेक्शन होती है। सिमत क्या है? सिमत हिदायत है। तो नॉलेज हिदायत या सिमत या वो शरीयत किस तरह से लेके आता है? बिकॉज ये थॉट्स की क्लैरिटी कर देता है। और खुद नॉलेज को किस चीज की जरूरत है? नॉलेज को, क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ओके। सो नॉलेज और डायरेक्शन यहाँ तक था। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ये नॉलेज, इंटेलेक्ट एंड डिवाइन ऑर्डर, गुड हो गया। अब नॉलेज के बारे में तो हमने एक बात कर ली, ओके, कि भाई नॉलेज होता है कि यार हम एक्वायर करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को, जो भी फिनोमिनन्स हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं, शरीयत के अंदर आ जाते हैं, या ब्ला 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 बेतहाशा चीजें। इंटेलेक्ट क्या होता है? इंटेलेक्ट की एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, द कैपेसिटी टू एक्वायर नॉलेज एंड टू एनालाइज थ्रू इट। आपके माइंड की, आपके ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है कि आप नॉलेज कितना स्टोर कर सकते हो, कितना एक्वायर कर सकते हो, और उसके थ्रू आप कितने बड़े लेवल का एनालिसिस कर सकते हो। अब मजे की चीज है, ये फितनों का दौर है। कैसे पता चले ये फितना? हाउ वी एनालाइज इट? वी आर गोइंग टू हैव अ बेस्ट एनालिसिस और द परफेक्ट एनालिसिस और द एनालिसिस वी नीड, उस तज्जिए की जिसे हमें जरूरत है, वो तब भी होएगा जब हमारी इंटेलेक्चुअल बिल्डिंग उतनी हुई होएगी। इंटेलेक्ट, मैं रिपीट करता हूँ, क्या होता है कि भाई आपकी कैपेसिटी कितनी बड़ी है कि हाउ मच यू कैन एक्वायर नॉलेज और हाउ यू कैन यूज इट टू एनालाइज थिंग। आप एनालिसिस किस तरह से कर सकते हो, ठीक है। अब फितने, फितना एक्चुअली होता क्या? ऐसा काम जो शरीयत का नहीं है लेकिन शरीयत के लबादे के अंदर आया हुआ है, और ऐसी बुरी चीज जो एक अच्छी फॉर्म के अंदर हमारे सामने आई हुई है। बेतहाशा फितने हमारी सोसाइटी के अंदर। लेकिन इन फितनों को हम इनको अब टैकल कैसे करेंगे? इंटेलेक्चुअल बिल्डिंग के साथ। इंटेलेक्चुअल बिल्डिंग क्यों? क्योंकि हमारे पास नॉलेज पड़ा है, नॉलेज क्या करेगा? डाउट्स क्लियर करता रहेगा, और इंटेलेक्चुअल बिल्डिंग जब ऊपर होएगी तो क्या होएगा? एनालिसिस पूरे हो सकते हैं। अब डिवाइन ऑर्डर में किस तरह? डिवाइन ऑर्डर क्या होता है? अब आप अगर देखें ना, आप में से किसी ने अगर एसेंशियलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म को पढ़ा होएगा ना, तो लाइक एक्वायरिंग करना, सेल्फ बिल्डिंग करना, ये वो,
जो हमें नील बर्गसन में या फ्रेडरिक नीत्शे के अंदर या और बड़े-बड़े फिलोसोफर्स मिल जाते हैं, फ्रांस के, जर्मनी के या मॉडर्न यूरोपियन फिलोसोफर ओके एनलाइटनमेंट के बाद। एक चीज़ आप अगर उनके अंदर देखें ना या सेक्युलरिज़्म के अंदर, वो इंटेलेक्चुअल बिल्डिंग की बात तो करते हैं, लेकिन वो डिवाइन ऑर्डर छोड़ जाते हैं। दैट इज़ द रीज़न उन लोगों के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि उन लोगों की जो थॉट्स हैं या उन लोगों की चीज़ें हैं, वो बड़ी डिसऑर्डर्ड हैं। नीत्शे के बारे में रशियंस ये बात किया करते थे। नीत्शे, फ्रेडरिक नीत्शे के बारे में आपको पता होगा। अल्लामा इकबाल के एक तो उस्ताद थे जर्मनी के अंदर, बहुत बड़े फिलोसोफर थे और सेल्फ बिल्डिंग पे और लाइक बिल्डिंग योरसेल्फ अ सुपर ह्यूमन, इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया और वाक़ईतन बहुत बड़े, बहुत मज़ेदार फिलोसोफर हैं। अल्लामा इकबाल और उनकी फिलॉसफी में दोनों के अंदर खुद ही का ज़िक्र आ जाता है, सेल्फ बिल्डिंग का। लेकिन क्या है, अल्लामा इकबाल एक डिवाइन ऑर्डर की बात करते हैं, नीत्शे डिवाइन ऑर्डर की बात नहीं करते। नॉलेज, इंटेलेक्ट अगर डिवाइन ऑर्डर के साथ लिंक्ड नहीं है, तो फिर वो दुनियावी चीज़ है। फिर वो लोग हैं कि सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, फिर इसके अगले वो लोग हैं गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन। नॉलेज और इंटेलेक्ट की डेवलपमेंट अगर डिवाइन ऑर्डर से लिंक्ड नहीं कर रही या डिवाइन सिस्टम से या डिवाइन जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक पैटर्न या शरीयत कि इसके थ्रू ही इंसानियत का भला हो सकता है, अगर फॉलो नहीं कर रहे, तो भाई वो फिर क्या है? मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन है। तो डिवाइन ऑर्डर का बहुत ज़रूरी है। अब डिवाइन ऑर्डर क्या है? डिवाइन ऑर्डर के अंदर क्या होता है? जो अक्ल है, अक्ल वेपन है। नॉलेज क्या है? नॉलेज आपका वेपन है। क्यों? क्योंकि हमने डिवाइन ऑर्डर हमें दे दिया जा चुका है। हर एक चीज़ डिवाइन ऑर्डर के अंदर है। अब फॉर एग्जांपल टू बी दैट, मैं एक अक्सर एग्जांपल दिया करता हूँ। अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ की फ्रीक्वेंसी इस तरह से सेट कर लें कि भाई उसको डिवाइन ऑर्डर के अंदर लेकर आना है। किस तरह से? फॉर एग्जांपल टू बी दैट, आप अच्छा दिखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल टू बी दैट, आप अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका एक्सपोज़र अच्छा हो। आप क्या करेंगे? कम्युनिकेशन अच्छा करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको इफेक्टिव बनना है। क्लैरिटी करेंगे, किताबें-शिताबें पढ़ेंगे। क्या करेंगे? अपने अपने आप को एक अच्छे फिज़ीक के अंदर लेकर आएँगे, जिम जाएँगे, ग्ल स्किन पे ग्लो चाहिए, चीज़ें वगैरह करेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे। लेकिन यही सब चीज़ें, इस्लाम भी इन चीज़ों को क्या करता है? एनकरेज करता है। क्यों? जब हम इन चीज़ों को डिवाइन ऑर्डर के अंदर ले आएँगे। किस तरह से? कि अगर मुझे बहुत अच्छा दिखना है, अच्छे कपड़े पहनने, इससे मैं डिवाइन सर्विंग क्या कर सकता हूँ? मेरी इंटेंशन क्या है इनके पीछे? इंटेंशन ये हो सकती है कि भाई अगर मैं ये चीज़ें करूँ और इनकी बेस पर अगर अगर मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं और इससे मैं दीन पढ़ाऊँगा, अगर इंटेंशन ऐसी हो जाए या फ्रीक्वेंसी इस लेवल पे सेट हो जाए, आपका नॉलेज, आपका इंटेलेक्ट, आपकी सेल्फ बिल्डिंग या आपकी सेल्फ ब्यूटिफिकेशन डिवाइन ऑर्डर का हिस्सा बन जाएगी। इट्स जस्ट अ फ्रीक्वेंसी सेटिंग। एक डिवाइन अब आप सबको एक और चीज़, डिवाइन ऑर्डर होता क्या? डिवाइन, इल्हामी, ऑर्डर, तरतीब। शरीयत क्या है? तरतीब ही तो है एक इल्हामी। इस्लाम क्या है? एक डिवाइन ऑर्डर ही तो है। एक 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 रास्ता ही तो है कि जिसके थ्रू हर चीज़ होनी है। सो नॉलेज, इंटेलेक्ट, डिवाइन ऑर्डर के साथ लिंक या अलाइन करना बहुत नेसेसरी है। आई होप, अच्छा आपको जो भी क्वेश्चन है साथ-साथ लिखते जाएँ, आपको एंड पर टाइम दिया जाएगा। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। अभी इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी के लिए आई एम गोना इनवाइट मिस्टर इमरान हैदर। इमरान भाई, आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। इमरान भाई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप लोगों को ठीक आ रही होगी, क्योंकि मैं ज़रा इस वक्त बाहर हूँ और आपको ट्रैफिक की भी आवाज़ आएगी। सो बेयर विद मी और पूरी कोशिश करूँगा कि उसको, जो टॉपिक है हमारा, जो मुझे कहा गया कि मैं आप लोगों से इसके बारे में बात करूँगा, उसे सही तौर पे समझाने की तौफीक अल्लाह ताला फरमाए। तो शुरू करते हैं। जिस तरह से ये बात की शमास भाई ने इंटेलेक्ट की, अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। मैं शुरू जो है ना वो कुरान की आयत से ही करता हूँ। सूरह बकरा पहली आयत, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। This is the book, there is no doubt about it, a guide for those mindful of Allah who believe in the unseen, यानी जो
गैब पे ईमान लाते हैं। अब गैब पे ईमान लाने से पहले इंसान के दिल में, इंसान की जहन में इस बात का इदराक होना चाहिए कि उसके पास कुल इल्म नहीं है। सूरह यूसुफ में अल्लाह फरमाते हैं ना कि टू एवरी नोअर देयर इज समवन हु नोज बेटर। और अगर आप इसी आयत को उसके असल मानी में लें तो यही होगा कि सबसे ज़्यादा इल्म तो अल्लाह ताला के पास है ना। अब इंसान को अपनी इस कम इल्मी का एहसास होना, दरअसल वो इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी है। और ये किन लोगों के बारे में कहा है कि वो कौन लोग होते हैं? ये वही लोग होते हैं जिनको फिर ताला हिदायत देते हैं। या फिर ये किताब जो कुरान भी है वो उन लोगों के लिए हिदायत है कि जो इंटेलेक्चुअली हम्बल हो। वरना कुरान हर कोई पढ़ता है। कुरान वलीद बिन मुगीरा ने भी सुना था, कुरान अबू जहल ने भी सुना था। तो क्या वो चीज़ है जो आप लोगों में फ़र्क बयान कर रही है, वो क्या वो चीज़ है? फॉर एग्जांपल, एक बंदा 40 साल तक एक फ़लसफ़े के तहत चल रहा होता है, या फिर उसने अपनी बचपन से उसका एक फ़लसफ़ा होता है जिसको वो असल मान रहा होता है। एक चीज़ उसके सामने आती है और वो उसके पास उसको दलाइल नज़र आ रहे होते हैं कि हाँ ये चीज़ हक है, लेकिन फिर भी वो उसको नहीं मान रहा होता। क्यों? क्योंकि उसके जहन में ये फितूर होता है कि कुल इल्म उसके पास है, या फिर वो गलत नहीं हो सकता, या मैं गलत नहीं हो सकता, या मेरे माँ बाप गलत नहीं हो सकते, या मेरे उस्ताद गलत नहीं हो सकते, या मेरी सोच, मेरी नाकिस सोच जिस जिस जो भी अल्लाह की तरफ से आई है वो भी गलत नहीं हो सकती। ये जो भी अल्लाह ने मुझे वदियत की है, सोच जिसके तहत मुझे पहुंचना था, जो अकल मुझे मिली है वो किस लिए मिली है? वो अकल मुझे मिली है कि ताकि मैं हक तलाश कर सकूं। ये नहीं कि मैं अपने फलसफे को, जो कि गलत भी हो सकता है, उसको ये जानते हुए, ये इदराक होते हुए कि वो गलत है, फिर भी उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। क्यों? सिर्फ सिंपल एक बात है कि मुझे गुरूर है अपने उस सोच का जिस तक मैं पहुंचा हूँ। अब ये था उस बात का लुब-ए-लबाब जो मैंने आपसे करनी थी। अब जरा उसकी डिटेल में जाते हैं। ह्यूमिलिटी जो है ना, उसकी जो फाइनेस्ट डेफिनेशन मुझे मिली है अभी तक, वो यही है कि ह्यूमिलिटी कंसर्न्स द वे अ पर्सन असेसेस हिज मेरिट्स, कि इंसान किस तरह से अपनी खूबियों को जांचता है या परखता है। एंड द राइट वे ऑफ असेसिंग वंस मेरिट इज प्रेजेंटेड एज अ मैटर ऑफ सिस्टमैटिक अंडर एस्टिमेशन। अब ये बड़ी अजीब बात है जो अल रागिब अस्फहानी 11th सेंचुरी के अंदर कर गए थे, और इसी बात को लेके आगे अल गजाली इस चीज़ को लेके चलते हैं और फिर मजीद उसकी डेफिनेशंस को मजीद एक्सप्लोर करते हैं। एज अ मैटर ऑफ सिस्टमैटिक अंडर एस्टिमेशन, अल रागिब ये कहते हैं कि ह्यूमिलिटी है ये कि इंसान अपने मेरिट्स का इदराक करते हुए उनको अंडर एस्टिमेट करे। क्या मतलब? वो सेल्फ डिसेप्शन में जाए। अब इससे एक नोशन आता है, बंदे के जहन में एक सोच आती है, क्या इसका मतलब ये है कि हम्बल बंदा वो होता है कि जो अपने आप को कुछ ना समझता, जिसको हम कहते हैं सेल्फ डिसेप्शन। ये गलत बात है, ऐसी बात नहीं है। बात असल ये है कि रियल सेल्फ डिसेप्शन यानी असल अंडर एस्टिमेशन क्या है? वो ये है, वो ये नहीं है कि जब इंसान ये प्रिटेंड कर रहा हो कि जो क्वालिटी उसके पास हैं वो उनका भी इनकार कर रहा हो। असल सेल्फ डिसेप्शन ये है कि इंसान को इस बात का एहसास हो कि जो मेरिट उसके पास हैं वो उनकी सोर्स क्या थी, वो कहाँ से आए हैं, और उनके अंदर क्या कमी है, उसके अंदर क्या बेहतरी आ सकती है। ये असल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, ये असल क्रक्स है उस बात का कि इंसान को इदराक हो कि हाँ मेरे अंदर ये खूबी मौजूद है, लेकिन इसके अंदर ये खामी भी है, और इसके अंदर मजीद बेहतरी की गुंजाइश भी है। ये असल इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी है। अब इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आता है कि ह्यूमिलिटी के अंदर दो चीजें होती हैं। ह्यूमिलिटी के अंदर वो ये है कि पहली बात, अब जिस तरह से मैंने पहले बात की, इंसान को अपने मेरिट्स का अंदाजा हो, यानी दिस इज एन एक्यूरेट व्यू ऑफ सेल्फ। इंसान को अपनी शनाख्त हो, इंसान अपने आप को पहचानता हो। दूसरी बात क्या है? द एबिलिटी टू रेगुलेट, क्या था, और दूसरी बात जो है, ये बात ही ह्यूमिलिटी की। दूसरी बात मैं कर रहा हूँ इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी की। जिस तरह से ह्यूमिलिटी को हम सेल्फ के ऊपर रखते हैं, उसी तरह से क्या है, intellectual humility is actually an accurate view of man's intellectual strengths and limitations. अल्टीमेट लिमिटेशन क्या है इंसान की? वो यही है कि इंसान के पास कुल इल्म नहीं है। उसके पास 5 सेंसेस है जिनके तहत वो तखमीने करता है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर चलता है। उसके जहन में इस बात का एहसास हो कि
भैया मेरे पास सिर्फ 5 सेंसेस है, दुनिया इससे बहुत बड़ी हो सकती है, जो कि है और नजर भी आती है, कई ऐसी चीजें जिनका इदराक इंसान अभी तक नहीं कर सकता, और इसी कम इल्मी का एहसास अदालत दिलाते हैं और फरमाते हैं कि तुम्हें तो बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। जब इस बात का एहसास आपके जहन में होगा तभी हिदायत आपको मिल सकती है, वरना कुरान खुद कह रहा है हुदल लिल मुत्तकीन, उन लोगों के लिए हिदायत है कि जो गैब पे ईमान लाते हैं और उन इल्हामी किताबों पे ईमान लाते हैं, जो और उन अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों पे ईमान लाते हैं कि जो अल्लाह का पैगाम लेके आए। अब अल्लाह के पैगाम, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों पे ईमान लाने से पहले और अल्लाह ताला की किताबों पे ईमान लाने से पहले इस बात का एहसास होना जरूरी है कि हाँ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, और वो जो चीज़ है वो आपको इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी से मिलेगी। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जिसको मैं कहता हूँ द पैराडॉक्स ऑफ प्राइड। 7 मरतबा कुरान पाक में अल्लाह ताला आदम और इब्लीस का वाक़या हमें सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? मकसद बताने के लिए इंसान को कि इंसान क्यों आया, उसका मकसद क्या है। ऐसी है। अब वो जो कहानी बयान होती है, वो जो वाक़या बयान होता है कुरान पाक के अंदर जो 7 मरतबा बयान हुआ, उसमें हमें 2 चीज़ें नज़र आती हैं। वो क्या है कि इंसान को इंटेलेक्ट मिला, शऊर मिला कि वो चीज़ों के नाम रख सकता था, यानी उसको एक इल्म अता कर दिया जिसके तहत वो क्या करेगा, वो सही और गलत में तमीज़ करेगा। और दूसरी चीज़ क्या मिल गई उसको चॉइस मिल गई कि भाई तुम्हारे पास इख्तियार है, इस तमाम तर निज़ाम में सिर्फ तुम्हारे पास इख्तियार है। अब सवाल ये हुआ कि इख्तियार तो इंसान को मिल गया, ठीक है, फिर तीसरी चीज़ क्या है? इंसान के पास सफरिंग है, इंसान के ऊपर मुश्किलात आएंगी, ये भी जाहिर बात है। तीसरी चीज़ इंटेलेक्ट, चॉइस और सफरिंग, ये 3 एलिमेंट्स हैं जो कि असल में इंसान की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। किस तरह ज़रूरी है? वो ज़रूरी इस तरह से है कि असल इंसान का जो मकसद है ना, वो ये है कि जो एट्रीब्यूट्स अल्लाह ताला ने अपने बयान किए हैं, मनोअन उन एट्रीब्यूट्स को हमसे अंदर असिमुलेट कर लेना, ये असल मकसद है इंसान का। अब उनकी असिमुलेशन के लिए ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। जब चॉइस नहीं होगी तो फिर सवाब किस बात का है, और जब सफरिंग नहीं होगी तो इम्तिहान किस बात का है, और इंटेलेक्ट नहीं होगा तब भी इम्तिहान किस बात का है। जब आपको इंटेलेक्ट मिलेगा, वो टूल है जिसके तहत आप सही और गलत में तमीज़ कर पाते हैं। तो पर्पस ऑफ मैन तो आपको समझ आ गया। अब एक सवाल ये आता है कि अगर असिमुलेशन ऑफ गॉड्स एट्रीब्यूट्स इंसान का मकसद है, तो अल्लाह का ही एट्रीब्यूट है कि अल्लाह ताला तकब्बुर अल मुतकब्बिर है, तो इंसान को क्यों नहीं होना चाहिए मुतकब्बिर? अल-गज़ाली इस पॉइंट को क्लियर इस तरह से करते हैं, वो कहते हैं कि प्राइड मस्ट हैव अ प्रॉपर फाउंडेशन एंड ह्यूमन बीइंग्स कैन नेवर बी सर्टेन ऑफ दैट फाउंडेशन। क्यों? क्योंकि वो उनके फ्यूचर पे डिपेंड करता है इवेंचुअली। फाउंडेशन का क्या मतलब है? फाउंडेशन मतलब ये है कि जो चीज इंसान को मिली है वो भी तो अल्लाह ताला की तरफ से मिली है ना, वो कोई उसकी अपनी इजाद तो नहीं है। वो इंटेलेक्ट जो उसको मिला है वो उसकी अपनी इजाद तो नहीं है। वो चॉइस जो उसको इख्तियार मिला है वो भी अल्लाह ताला की तरफ से मिला है। जब उसके पास वो चीज उसकी है ही नहीं, वो चीज उसकी अमानत है, तो फिर उसको गरूर किस बात का है? तो ये असल बात है कि क्यों इंसान प्राउड नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर एक और एलिमेंट है, वो ये है कि बीइंग टू हम्बल। अब कई लोग ऐसे भी होते हैं, जिस तरह से मैंने पहले बयान किया था कि सेल्फ डिसेप्शन असल चीज़ क्या होती है। वो ये होती है कि इंसान को पहले अपनी अच्छाइयों का इदराक हो, अपने मेरिट्स का इदराक हो, उसके बाद उसको इस बात का भी अंदाजा हो कि उसकी फाउंडेशन क्या है, वो उसको कहाँ से मिली है, उसको अल्लाह से मिली है। दूसरी बात क्या है कि उसको अंदाजा हो कि जो चीज़ें मुझे मिली है उनके अंदर भी अभी मुझे पॉलिश करने की ज़रूरत है। यानी मैं कभी ये नहीं कह सकता कि मैंने अल्लाह ताला के जितने भी एट्रीब्यूट्स हो सारे के सारे असिमुलेट पूरे तौर पे कर ली हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। यही अनसर्टेनिटी है जो इंसान को मौत के बाद ही सुकून देगी, उसको इस अनसर्टेनिटी से बचेगा। क्योंकि इंसान का जो मकसद है वो ताला ने उसकी मौत के बाद रखा हुआ है। जन्नत जहन्नुम का फैसला मौत के बाद, उससे पहले ही इज अनसर्टन। और फिर जिस तरह से बात की शमाज भाई ने कि शरीयत जो है वो असूल है जिनके तहत इंसान ने चलना है। अल-रागिब इस चीज को इस तरह से देखते हैं, वो कहते हैं कि द डिग्निटी ऑफ क्रिएटेड बीइंग्स लाइज इन मैनिफेस्टिंग देयर सर्विट्यूड इन ओबीडियंस
the truest humility and the best kind of pride coincide. यानी अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही वक्त में हम्बल भी रहें और प्राउड भी रहें, तो ये है कि आप एक अच्छे नौकर बने और आपको उस नौकरी का फख्र हो कि जो नौकरी आप कर रहे हैं वो अल्लाह की नौकरी है। कहते हैं ना कि एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। तो ये पॉइंट है जिसके ऊपर, और आखिरी बात ये जो बहुत ज़्यादा हमें मिलती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर मैं क्लोज करूंगा अपनी बात को, कि इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी इन मुस्लिम्स टुवर्ड्स डिसबिलीवर्स। जब एक बंदा मुसलमान होता है ना, तो उसके जहन, उसके ऊपर शैतान से बड़ा तो साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं है ना। शैतान को तमाम हरबे पता है कि जिसके थ्रू इंसान को बहका सकता है। अब एक मुसलमान जब किसी गैर मुस्लिम से बात करता है तो उसके जहन में यही बात होती है कि यार असल इन तो मेरे पास है। उसके अंदर तकब्बुर आ जाता है। तो ये तकब्बुर टूटता किस तरह है? तकब्बुर सरकार ने अपने आखिरी खुतबे में इस तरह से थोड़ा फरमाया कि दूसरों को कुरान सिखाओ, क्या पता सुनने वाला सुनाने वाले से बेहतर समझ जाए। This is the definition of intellectual humility. This is the standard of intellectual humility that a Muslim should have. तो ये इसके ऊपर मैं क्लोज करता हूँ। किसी को कोई सवालात हो तो मोस्ट वेलकम। ओके, सो आई थिंक आप सबको समझ आ चुकी होगी। इमरान भाई ने बहुत अच्छी बात, आप इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी एक बहुत अच्छे पैटर्न के साथ समझा दी है। अब इस तरह क्या है कि जो तकब्बुर होती है वो अल्लाह की चादर होती है, और इंटेलेक्चुअली ह्यूमिलिटी, हमें अपने आप को ह्यूमिलिटी के अंदर जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? बिकॉज डायरेक्शन एन मुमकिन है कि हम एक फॉल्स स्टैंडर्ड पे चल रहे हैं, एक फॉल्स मेरिट पे चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम इगोइस्टिक हो रहे हैं, या हम पर हमें प्राइड आ रहा है, तकब्बुर आ रहा है। और जब मुतकब्बिर आदमी हमेशा क्या करता है, वो गलतियां करता है, ओके, वो ब्लंडर्स करता है बड़े बड़े। तो ह्यूमिलिटी बहुत नेसेसरी है। अभी एक पॉइंट है जिसपे कंफ्यूज नहीं होना, कि सेल्फ डिसेप्शन ऐसा ना हो कि दैट इज गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ डाउट्स। ठीक है, सेल्फ डिसेप्शन ह्यूमिलिटी के थ्रू कंट्रोल्ड मैनर में हो, ऐसा ना हो कि आपकी डायरेक्शन फॉगी बन रही है। ठीक है, तो सेल्फ डिसेप्शन शुड बी ना कंट्रोल्ड मैनर। अब ये हमारा आर्ट है, ये एक्सीलेंस हमारी है, हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कितनी हुई हुई है कि हम इसे कंट्रोल्ड मैनर में लेके जाएं। हमें पता हो कि यहाँ पर नेसेसरी है डिसेप्शन, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर रौला हो सकता है, यहाँ पर मुझे ह्यूमिलिटी की जरूरत है। ऐसा ना हो कि हम ह्यूमिलिटी के थ्रू या सेल्फ डिसेप्शन के थ्रू डाउट्स पैदा करके अपने ही पूरी डायरेक्शन की बेड़ागर्क कर लें। ह्यूमिलिटी कहाँ जरूरी है? कि जहां पर हम एक कहते हैं ना, एक बहुत कोर बिलीफ आ जाता है, एक एब्सोल्यूटिज्म आ जाता है चीज के अंदर, तो वहां पर इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी नेसेसरी है। क्यों? ताकि प्राइड ना आ जाए, ताकि वो जो एक शैतान ने किया था ना आदम के साथ, कि आई एम डैड एंड ही इज दिस, तो रोला हो सकता है। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वेट अ मिनट, ओके ओके ओके, अब नहीं चाहिए। तेरे दोनों रूममेट को बोलो। एक मिनट, ये स्लाइड नेक्स्ट नहीं आ रही, सॉरी 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 सॉरी। अब नेक्स्ट हमें चीज मिलती है इंटेलेक्चुअल करप्शन। अभी एक चीज है, हमें पता है कि एक अच्छे खासे सिस्टम को करप्शन किस तरह से तबाह कर देती है। इंटेलेक्चुअल करप्शन क्या होता है? एक बात हमेशा याद कर लेनी चाहिए कि जो करप्शन की कॉज है ना, एक बहुत बड़ी कॉज है, वो डिजायर है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पुलिस स्टेशन में, इमेजिन करें कि आप एक एसएचओ हैं, आपके सामने एक केस आ जाता है, और विक्टिम आपके सामने बैठा हुआ है। विक्टिम आपके सामने बैठा हुआ है एंड ही इज गिविंग यू 10 lakhs। आप वहां पर करप्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, कि आप अपनी डिजायर की फुलफिलमेंट कर रहे हैं। वो 10 लाख गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड नहीं है, बट आप क्या उससे आपको पर्सनल ईज मिल रहा है, पर्सनल कंफर्ट मिल रहा है, या अपनी किसी एक स्पेसिफिक बिलीफ को एक पार मिल रही है, आप वो चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं।
So corruption is linked with the fulfillment of your desired things, which is empowering you actually. Okay? I hope आपका इसको एक क्वेश्चन समझ एक पॉइंट समझ आ चुका होगा. करप्शन का ताल्लुक डिजायर फुलफिलमेंट के साथ लाजमी रहता है. हाँ, करप्शन ऐन मुमकिन है कि किसी फियर की वजह से भी हो जाए. ऐन मुमकिन है, ऐसा हो सकता है. लेकिन एक्चुअल चीज जो एक बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर है, वो एक डिजायर फुलफिलमेंट है. डिजायर फुलफिलमेंट किस तरह? जब आप कॉन्शियंस को, जिसे साइम भाई ने जमीर या फितरत का है, आप अपनी डिजायर को फितरत से ऊपर रख देते हो, वो करप्शन होती है. अभी इंटेलेक्चुअल करप्शन दोबारा बताते हैं कि इंटेलेक्चुअल करप्शन होता है कि आपको सही बात का पता होना, लेकिन अपने डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेस के लिए या अपने डिजायर्स बिलीफ सिस्टम देने के लिए या अपने डिजायर्स कोई भी एक अचीवमेंट करने के लिए इंटेलेक्चुअली आप उस बात को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हो, और जिनको पेश कर रहे हो उनके पास इल्म ज्यादा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल टू बी दैट, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान हो सकती है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कुरान हो सकती है, कोई पावर एंड पॉलिटिकल सिस्टम हो सकता है, कोई कल्चरल या ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हो सकती है जिसको सपोर्ट करने के लिए आप इंटेलेक्चुअल करप्शन कर रहे हो, कि आप उस इंटेलेक्ट को यूज कर रहे हो, उस कुरानिक इल्म को यूज कर रहे हो अपनी पर्सनल बिलीफ सिस्टम को एम्पावर करने के लिए. दिस इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल करप्शन. लेट मी रिपीट इट. इस पॉइंट को समझना है कि हमने अपनी डिजायर्ड जो एक बिलीफ सिस्टम बनाया हुआ है, उसको एम्पावर करने के लिए जो कुछ चीजें इस्तेमाल करनी है, एक सही बात को भी तोड़ मरोड़ करके अपन मिस इंटरप्रिटेशन के थ्रू या मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू पेश कर दिया उन लोगों के सामने जो इंटेलेक्चुअली आपसे नीचे थे. दिस इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल करप्शन. हमारे यहाँ बिदात होती हैं, हम क्या करते हैं? हम कुरान से साबित करते हैं या अहदीस से निकालते हैं. एक्चुअली तो वो चीजें गलत है, लेकिन क्या इंटेलेक्चुअल करप्शन कर रहे हैं अपने डिजायर्ड बिलीफ सिस्टम, और वो प्रोपेगेट करते हैं अपने बच्चों में जिनका इंटेलेक्ट उनसे थोड़ा है. तो करप्शन क्या है? करप्शन इज लाइक अपनी डिजायर को राइट से ऊपर रख लेना, हक से, फितरत से, जमीर से उस डिजायर की फुलफिलमेंट को ऊपर रख लिया गया. दिस इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल करप्शन. ओके? हमारे यहाँ उलमा एक्चुअली उम्मत का रोला क्या? इंटेलेक्चुअल करप्शन है. फिरका वारियत है क्या चीज? इंटेलेक्चुअल करप्शन है. इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अहले तशय्युअ उन्हें अपना 11वां इमाम कहते हैं. उनकी एक कोटेशन है, बड़ी मजेदार है. ही सेड, अपने मुरीदान को कहते हैं कि जो एक यजीद है ना, यजीद इब्न मुआविया, जिन्होंने करबला का इंसिडेंट किया था, कहते हैं इससे गलीज लोग तुम्हें बताऊं तो लाइक सब सहम गए एक बार कि किस तरह किस तरह से ये हो सकता है. यजीद इब्न मुआविया से भी ज्यादा भी कोई गलीज हो सकता है? ही सेड, हाँ, वो लोग जो आने वाले वक्त में मिंबरों पे बैठे होंगे और मिंबर पर बैठकर उम्मत को लड़वाएंगे, वो लोग उस यजीद से भी ज्यादा गलीज लोग होंगे. कौन? those personalities या those intellectual mindsets who are doing intellectual corruption in the society, जिनकी वजह से उम्मत में फितना पर्वा होता है, ये जो लड़वाते हैं. अब इंटेलेक्चुअल करप्शन की हमने एक साइड ली, ये जो सेक्टेरियनिज्म है या एक्सट्रीमिज्म है या जो तआस्सुब है हमारी सोसाइटी में पाया जाता है, ये इंटेलेक्चुअल करप्शन की वजह से हो सकता है. लेकिन एक बहुत छोटी चीज है. ग्लोबली इस चीज को देखते हैं. अब एक बार मैं दोबारा क्या नाम है, बात को रिपीट करता हूँ कि इंटेलेक्चुअल करप्शन होती क्या है. इंटेलेक्चुअल करप्शन होता है कि भाई हमने अपने डिजायर्ड को फुलफिल करने के लिए हमने एक सही बात को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया आगे, जिसका इंटेलेक्ट थोड़ा था. हमने क्या इंटेलेक्चुअल करप्शन कर लिया. अब एक बात याद रखनी है, इंटेलेक्चुअल करप्शन में और इंटेलेक्चुअल इनकॉम्पिटेंस में फर्क होता है. इंटेलेक्चुअल इनकॉम्पिटेंस होता है कि आप उस चीज का इदराक ही नहीं कर सकते, तो आपने बात गलत बता दी आगे. वो इंटेलेक्चुअल करप्शन नहीं होगी. क्यों? क्योंकि उसमें इंटेंशन का कोई अमल दखल नहीं है. वो इंटेलेक्चुअल इनकॉम्पिटेंस है कि भाई आपके इंटेलेक्ट इतना डेवलप ही नहीं है कि आप उस चीज को इदराक कर सकते हो, उसका एनालिसिस करके दे सकते हो. इंटेलेक्चुअल करप्शन होता है कि आपके पास वो चीजें मौजूद हैं, लेकिन आप जानबूझकर अपनी उस एक डिजायर को फुलफिल करने के लिए उसका एक फॉल्स बिहेवियर सोसाइटी के अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हो, अवाम को दिखा रहे हो. दिस इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल करप्शन. बनी इसराइल के उलमा ने किया क्या था? उन्होंने इंटेलेक्चुअल करप्शन ही तो की थी.
अल्लाह ने क्यों कहा कि मैं क़यामत के दिन इनसे बात तक नहीं, अल्लाह इनसे कलाम भी नहीं करेगा ये बनी इसराइल के उलमा से, क्यों नहीं करेगा? बिकॉज़ वो हक छुपा रहे थे, गलत चीजें मैनिफेस्ट कर रहे थे सोसाइटी के अंदर, आम लोगों के अंदर, पब्लिक के अंदर। इंटेलेक्चुअल करप्शन कुरान से अगर देखी जाए ना, तो हमें मिलता है कि भाई हमें बनी इसराइल मिल जाते हैं, उन्हें पता होता है हक क्या है, लेकिन जानबूझकर चीजें गलत दी जाती हैं। और अल्लाह ने उनके बारे में क्या सजा दी गई, क्या बात बताई? उन्होंने ये बात बताई कि अल्लाह इनसे कलाम भी नहीं करेगा। ओके, और इंटेलेक्चुअल करप्शन, लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग, बात सही पता होती है, लेकिन अपनी डिजायर फुलफिलमेंट के लिए हम उस बात को तोड़ मरोड़ के गलत एक चीज मैनिफेस्ट करते हैं सोसाइटी के अंदर, जिसमें अपनी पर्सनल बिलीव्स को, अपने एक अकीदा जो आपने कहीं से उठा लिया, या अपने अपने किसी अस्तगफिरुल्लाह इमाम से उठा लिया, या एक चीज और उसको वो अकीदा एक गलत है। जिस तरह ये हमें नजर आता है, ये कादियानियत है, ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है, वो उसकी बेस क्या थी? वो इंटेलेक्चुअल करप्शन ही तो था। एक गलत आयत को या तसव्वुफ को गलत तरीके से इस्तेमाल करके आम पब्लिक में मैनिफेस्ट किया गया और इंटेलेक्चुअल करप्शन हुई, जिसकी वजह से हमें कादियानियत चीज नजर आई है। Qadianiyat is actually a fruit of intellectual corruption done by a person who is worse than a person, I can say. वो इंसान ही नहीं है, that's it. अब नेक्स्ट चीज आ जाती है इंटेलेक्चुअल करप्शन, इंटेलेक्चुअल इनकम्पिटेंस में डिफरेंस पता लग गया। अभी हम चलते हैं जरा ग्लोबल लेवल पर। अब हम ग्लोबल लेवल पे चलते हैं। एक बात याद करें सुकून से कि हम देखते हैं कि आप में से जिस चीज ने नाइन्थ पढ़ी है ना, नाइन्थ में हमने फिजिक्स के अंदर एक बात पढ़ी थी कि भाई हिस्ट्री से पिछले कोई हजारों सालों से जो इल्म है ना, वो नेचुरल फिलोसफिया की फॉर्म के अंदर हमें पढ़ाया जा रहा था, आ रहा था। लेकिन क्या हुआ कि एनलाइटमेंट के पीरियड के अंदर कुछ यूरोपियन फिलोसफर्स ने इंटेलेक्चुअल करप्शन की थी। उसमें इंटेलेक्चुअल करप्शन क्या हुई थी कि हमें जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट मिलते हैं 1776 के अंदर, जर्मनी के एक यहूदी फिलोसफर थे। उन्होंने क्या किया, वो जो एक हजारों सालों से एक सिस्टम चला आ रहा था ना, एक सिस्टम ऑफ नॉलेज, एक सिस्टम ऑफ इंटेलेक्ट चला आ रहा था, उसको उन्होंने पकड़ा और उसको कन्वर्ट किया, जैसे हम वर्ल्ड का इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन कहते हैं और एजुकेशनल थ्योरी कहते हैं ऑफ सर जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, जो कि एक यहूदी फिलोसोफर थे। सो व्हाट ही डिड, पहले सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी और नेचुरल फिलोसफी चलता आ रहा है, उसको कन्वर्जन कर दी इंटेलेक्चुअली या एजुकेशनल वाइज सिस्टम्स ऑफ लॉजिक्स के अंदर। हालांकि लॉजिक्स की एक पीक होती है, लॉजिकल सिस्टम्स की भी एक पीक होती है, उससे ज्यादा वो इदराक नहीं कर सकते। अक्ल इतनी काबिल नहीं है, अक्ल के अंदर इतनी काबिलियत नहीं है। अल्लाह सेट के हमने तुम्हें कुल इल्म नहीं दिया, तुम्हें तुमने बहुत थोड़ा इल्म दिया। लेकिन उस नेचुरल फिलोसफिया को या उस फलसफे के इल्म को या वो हिकमताना इल्म को कन्वर्ट कर दिया गया लॉजिकल सिस्टम से, मंतकी इल्म के साथ। तो मंतक और फलसफे में डिफरेंस है। मंतकी और क्योंकि मंतक एक स्पेसिफिक लॉजिकल सिस्टम के अंदर, लॉजिक एक स्पेसिफिक लॉजिकल सिस्टम के अंदर ही फिट इन होता है। सो सीन क्या है कि उस शख्स ने 1776 के अंदर कन्वर्जन की नेचुरल फिलोसफिया को, लॉजिकल सिस्टम्स और सारे के सारा इंटेलेक्ट नॉलेज क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि हमें फिर बहुत ज्यादा चीजें नजर आती हैं वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि वर्ल्ड का इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड उस शख्स ने जब चेंज कर दिया, क्या हुआ कि फिर हमें डिजायर्ड बेस्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटेलेक्ट मिलने शुरू हुए। फिर हमें 1776 के बाद जब वो एक थ्योरी आ गई या वो एक इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड आ गया, हमें 1783 के अंदर एडम स्मिथ मिलते हैं, जो फाउंडर, जो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, जिस शख्स ने कैपिटलिज्म स्टार्ट किया था, हमें वो मिलते हैं। फिर हमें 1835 के अंदर ब्रिटिश एक्ट मिलता है एजुकेशन का, जो जिसकी बुनियाद ही उसी इंटेलेक्चुअल करप्शन से निकले हुए इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड से थी। 1837 के अंदर वो चीजें हमें हमारे पास इधर इंडिया के अंदर आती हैं। फिर उसी की बेस के अंदर बाद में हमारे यहाँ ऐसी पर्सनैलिटीज होती हैं जो उस इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड को अपनाने की कोशिश करते हैं और उसको इधर मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, या इम्प्लीमेंट करने की या इंडोर्स करने की कोशिश करते हैं। और मजे की बात है, वो इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड एक्चुअली किस चीज की बुनियाद है? सेकुलरिज्म की, कैपिटलिज्म की, या हर उस इज्म की जो डिजायर बेस्ड है। चीजें दो होती हैं, या तो वो कॉन्शियस बेस्ड है या वो डिजायर बेस्ड है। कॉन्शियस बेस्ड इंसान की फितरत का तकाजा होएगा, उसके अंदर के जमीर का तकाजा होएगा, लेकिन डिजायर बेस्ड ख्वाहिशात की बुनियादें होती हैं। एलजीबीटीक्यू एक बहुत बड़ा ग्लोबल इशू है, एक बहुत बड़ा ग्लोबल इशू है, नो डाउट। एथीइज्म
एक बहुत बड़ा ग्लोबल इशू है, ठीक है, समझ आता है, लेकिन एलजीबीटीक्यू एक डिजायर बेस्ड प्रॉब्लम है। और वो डिजायर बेस्ड प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज वो एक डिजायर बेस्ड इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड से निकल के आ रहा है, जो जिसका सारा काम आपकी लाइक एक इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड ही आपकी रीजनिंग से निकल रहा है। नई चीज चले जाते हैं एथिज्म है। एथिज्म 1776 से पहले क्यों नहीं था? और अगर था भी, मुल्हिदियत या जो मुल्हिद लोग थे वो पहले भी थे, लेकिन इतनी शॉर्ट, इतने थोड़े नंबर में क्यों है? क्या रीजन है कि 18th सेंचुरी के बाद जब 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के दरमियान एथिज्म को बहुत बड़ा बूम मिल रहा है, लेकिन इंसानियत के पिछली 2000 साल तारीख में इतना बूम नहीं मिल रहा है एथिज्म को। रीजन क्या है? क्योंकि इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड को चेंज कर दिया गया। अगर आप फलसफे की बात या उस नेचुरल फिलोसफी की बात कर देना, तो जो इमाम गजाली हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह, ही सेड के जो फलसफा है ना, उसकी 6 ब्रांचेस हैं अकॉर्डिंग टू इमाम गजाली, जिसमें हमें थ्योरेटिक्स मिल जाते हैं, थ्योरेटिकल फिलोसफी मिल जाती है, जिसमें हमें मैथमेटिकल साइंसेस मिल जाती है, रियाजी मिल जाती है, जिसमें हमें मटेरियल साइंसेस मिल जाती हैं, जनरल एविडेंस साइंसेस मिल जाती हैं, थ्योरेटिकल लॉजिक मिल जाती है, लॉजिक थ्योरेटिकल लॉजिक वही जो करंट इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड है। प्रैक्टिकल साइंसेस मिल जाती हैं, ट्रेडिशनल साइंसेस मिल जाती हैं, जिसमें प्रैक्टिकल साइंसेस में जिसमें हमें मेटलर्जी मिल जाती है, केमिस्ट्री वगैरह मिल जाती है। अब एक चीज है कि नेचुरल फिलोसफी है तब से चलता आ रहा है, एक हजारों सालों से, उसको कन्वर्ट कर दिया गया, इवन नोइंग के इससे एक डिजायर बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम और एक वर्ल्ड ऑर्डर पैदा होएगा, उन्होंने वो चीज कन्वर्ट कर दी। जब वो चीज कन्वर्ट कर दी तो ग्लोबल स्टैंडर्ड डिजायर फुलफिलमेंट बन गया, कॉन्शियस बिल्डिंग नहीं बना। इल्म का पर्पस डिजायर बिल्डिंग बन गया, कॉन्शियस बिल्डिंग नहीं बना। फितरत को एक्सेप्ट करना फिर इल्म का या उस हिकमत का पर्पस खत्म हो गया। क्यों? उस हिकमत का या उस बिल्डिंग का पर्पस ही बन गया कि ख्वाहिशात को पूरा करना है। हमारे यहाँ जो बैच निकलते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर से, उसकी जरा हिस्ट्री पढ़ लें। ही सेड कि मुझे हर साल अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए एक व्हाट वी से कि हमें ट्रेन्ड लोग चाहिए, ट्रेन्ड बैचलर्स चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है सर, यूनिवर्सिटी बना दी, मैनेजमेंट साइंसेस की, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की। क्या हुआ? तो हमें क्या चीज नजर आती है कि इंटेलेक्चुअल करप्शन की गई उस एजुकेशनल थ्योरी में, क्योंकि 1776 के अंदर ही जो जर्मन फिलोसोफर्स थे, हमें नजर आता है कि 1776 के अंदर ही जब ये कन्वर्जन्स हुई हैं, इंटेलेक्चुअली करप्शन हुई है, वर्ल्ड के ग्लोबली इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड की बुनियादें डाली जा रही हैं, तो उसको कॉन्शियस से हटाकर, जमीर फितरत से हटाकर ख्वाहिशात पे लाया जा रहा है। जिन लोगों ने की, उन्हीं ने 1776 के अंदर उन्हीं यहूदी फिलोसोफर्स ने एक सोसाइटी बनाई थी 1776 में, जिससे दुनिया इल्यूमिनाती के नाम से जानती है। ये चीजें जब आप खुद रिसर्च करेंगे, आपको इससे और भी चीजें जरा वाज़ेह हो जाएंगी। और अभी ग्लोबली एक चीज देखें ना, तो सबसे बड़ा इशू ये है कि जो इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड है ना, वो करप्ट है, वो डिजायर बेस्ड है, वो कॉन्शियस बिल्डिंग बेस्ड नहीं है। दुनिया में जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, वो डिजायर फुलफिलमेंट के लिए या अपनी चीजों की आसानी के लिए की है, या सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए बनी है। हमें सेक्स टॉयज मिल जाते हैं, क्यों मिलते हैं? उनकी डेवलपमेंट किससे है? वो भी तो इंटेलेक्चुअल से हुई है, वो भी साइंटिफिक नॉलेज से हुई है, लेकिन क्या वो डिजायर बेस्ड है, वो कॉन्शियस बेस्ड नहीं है। तो वो इंसान को उसकी फितरत से ही दूर कर देते हैं, जिस जो इंटेलेक्चुअल करप्शन एक्चुअली 1776 के अंदर हुई थी। अब इंटेलेक्चुअल करप्शन का जिक्र मैंने आपसे कर दिया, कुरान के थ्रू, बनी इसराइल के थ्रू होता क्या है, और ग्लोबली इस टाइम इंटेलेक्चुअल करप्शन किस तरह से पार्ट प्ले कर रहा है। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, इंटेलेक्चुअल करप्शन और इंटेलेक्चुअल इनकम्पिटेंस में डिफरेंस ये है। इंटेलेक्चुअल करप्शन होता है कि आप हकीकत को जानते होते हैं, लेकिन क्या होता है, आप फिर भी चीजों को तोड़ मोड़ करके एक स्पेसिफिक नया सिस्टम दे देते हैं, जिसकी बेस के ऊपर वो गलत जाविया, गलत नताइज निकालता है। इंटेलेक्चुअल इनकम्पिटेंस में क्या होता है, आप नतीजा गलत देते हैं बिकॉज आप उस चीज का इदराक ही नहीं कर सकते, उसकी परसेप्शन बिल्डिंग ही नहीं कर सकते। तो दिस इज द डिफरेंस। और एक और चीज कि वो अगर इंटेलेक्चुअल करप्शन वो वाली हुई है, उससे क्या हुआ, सिस्टम्स ऑफ लॉजिक्स मिले हैं, या टोटल 6 में से सिर्फ 3 सोर्सेज ऑफ नॉलेज पर एक इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ ग्लोबली एक्सेप्ट किया जा रहा है। उससे क्या हुआ, जब वो इंटेलेक्चुअल करप्शन निकल गई, या नेचुरल फिलोसफी हमारी बुनियादों से उठ गई, या डिजायर बेस्ड सिस्टम मिले इन प्लेस ऑफ कॉन्शियस बिल्डिंग सिस्टम्स, क्या हुआ, वर्ल्ड का इंटेलेक्चुअल लेवल ही थल्ले आ गया, नीचे आ गया, इंतहाई सतह तक कम हो गया। क्यों कम हो गया? बिकॉज वो थॉट प्रोसेस मेकिंग या थॉट बिल्डिंग या जितने भी प्रोसेस है, वो फितरत की बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे पिछले कई हजार सालों में,
लेकिन अब क्या वो ख्वाहिशात की फुलफिलमेंट के लिए हैं। दैट इज द रीजन कि हम ग्लोबली बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स देखते हैं, वो किसी ना किसी डिजायर फुलफिलमेंट के साथ उनका लिंक्ड है। हम अगर देखते हैं कि भाई ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का सीधा ताल्लुक किससे है? डिजायर के साथ है ना। इंडस्ट्रीज ना लगाओ, इंडस्ट्रीज के बगैर भी तो गुजारा है। तो क्यों? डिजायर फुलफिलमेंट है, कॉज हो रही है ग्लोबली। जितने भी प्रॉब्लम्स हमें नजर आते हैं वो इंटेलेक्चुअल करप्टेड उस सिस्टम की सारे फ्रूट्स हैं। क्यों? क्योंकि पर्पस डिजायर फुलफिलमेंट है, ये सेल्फ ग्रेटिफिकेशन है। एलजीबीटीक्यू एक बहुत बड़ा इशू है। एथिज्म खुद देख लें। क्यों? क्योंकि उससे पहले नहीं था। इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड सिर्फ 3 बेस पर आ गया। आपकी कॉन्शियस खत्म हो गई। आप सारी चीजें, आपकी अक्ल, आपका लॉजिक्स और आपकी सेंसेस पर आ गई चीजें, या साइंटिफिक रीजनिंग्स पे आ गई चीजें। साइंटिफिक रीजंस और इन चीजों पर अल्लाह सीधी सी बात करता है, यू कैन नॉट मेक परसेप्ट, मैं तुम्हारे दराक में नहीं आ सकता इन तीन चीजों के साथ। कुरान में सीधी सी बात की है, तुम्हें इल्म थोड़ा दिया गया। लेकिन जब वो 3 चीजें माइनस कर दी गई, तो फिर जो बच्चे उन स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल सिस्टम्स के अंदर से निकल के आए हैं, वो लोग फिर आगे एथियस्ट होते चले गए। मैं मेरे साथ सीन, क्योंकि मैं भी तो इसी सिस्टम का पढ़ा हुआ हूँ। एट द एज ऑफ 15 आई बिकेम एन एथियस्ट। 15 या 16 साल का था। क्यों था? बिकॉज मैं वही उन नॉलेज की पीक्स पे और चीजें देख रहा था, निकाल रहा था। लेकिन 3 चीजें वो मुझे खुदा का पता नहीं बता सकती। आई बिकेम एन एथियस्ट। लेकिन अल्लाह का करम है कि ही गेव मी हिदाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बट यही रीजन है। और हमें इससे जितने भी इस इंटेलेक्चुअल करप्टेड ग्लोबल स्टैंडर्ड या ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ इंटेलेक्ट से निकलते हैं, वो सब के सब फिर क्या, वो प्रॉब्लम्स भी डिजायर बेस्ड हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड का इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड बहुत नीचे आ गया। अब इंसान इंसान ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो डिजायर बेस्ड हो गया हुआ है। ख्वाहिश इंसान को इंसान नहीं रहने देती, शहवत इंसान को इंसान नहीं रहने देती। अ पर्सन हु वांट टू बिकम अ मैन हु वांट टू बिकम अ वुमन, क्या हम उसको उसको एक्सेप्ट, क्या उसको हम उसकी फितरत पे कह सकते हैं? वो तो फितरत से नीचे चला गया। सो दैट इज द थिंग। ओके, आई होप मैंने शायद समझा दिया आप लोगों को। और नेक्स्ट थिंग, अभी जितना भी हमने बताया है, ये सब हमारी रिसर्च है। ओके, और हमने बहुत थोड़ी रिसर्च की है। जितनी भी की हो या जितने भी माँ की हो, लेकिन एज कंपेयर टू होल थिंग, ये बहुत छोटी सी चीज है। अपनी सेल्फ लर्निंग कभी ना छोड़िएगा। नेक्स्ट थिंग, इंटेलेक्चुअल करप्शन करेक्शन। इंटेलेक्चुअल करेक्शन किस तरह से होगी? सीधी सी बात है, करेक्शन होती क्या है? डायरेक्शन का ठीक हो जाना। इंटेलेक्चुअल करेक्शन क्या होगी? अपनी जो इंटेलेक्चुअल या हिकमताना जो आपके अंदर चीजें इंस्टॉल्ड है, उसको एक डिवाइन ऑर्डर के अंदर ले आना। दिस विल बी इंटेलेक्चुअल करेक्शन। अगर वो सिस्टम डिजायर बेस्ड है और हमारी जिंदगी अगर डिजायर बेस्ड है, इनकी करेक्शन कैसे होगी? अगर हम जिंदगियां कॉन्शियस बेस्ड ले आए, फितरत बेस्ड ले आए, किसी भी चीज को अगर हम उसी गति से करेक्ट करते हैं ना, वो किस तरह से करेक्ट होती है? हम उसको उसकी सही राह पे ले आते हैं। इंटेलेक्चुअल करेक्शन भी क्या होगी कि ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ इंटेलेक्ट खड़ा किया जाए। और मुझे इतनी खुशी हुई जब मैंने आईएमएस का सुना कि वो ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हल भी इसके अलावा कोई हल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब वो अपने स्टैंडर्ड को देखेंगे कि डिजायर बेस्ड, और इससे सुसाइड इतना हो रहा है, डिप्रेशन इतना हो रहा है, एंग्जाइटी इतना हो रहा है, वर्ल्ड का मॉरल ग्राफ बहुत नीचे आ रहा है, मोरालिटी कहीं पे नहीं है, एथिक्स सिखाने पड़ रहे हैं, और वो एक्ट कह रहे हो कि इनको अपनाओ ना, सिर्फ एक्टिंग करो। तो क्या होएगा कि जब वो फिर एक इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड देखेंगे ना, तो उनकी अपनी करेक्शन होनी शुरू हो जाएगी। तो करेक्शन क्या होती है? अपनी राह का या अपनी सिमत का सही तयन कर लेना। ओके, सो अभी टाइम हर किसी का एक स्टैमिना होता है। सो वी कैन स्पीक, बट अब आप बहुत देर से सुन रहे हैं। तो अब नेक्स्ट चल जाते हैं, ग्लोबल इश्यूज एंड इंटेलेक्चुअल सॉल्यूशन। दोबारा बता देता हूँ, ग्लोबली सबसे बड़ा इशू एथिज्म नहीं है, एलजीबीटीक्यू नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है। सबसे बड़ा इशू फॉल्स इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड है। फॉल्स इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड किस तरह से है? क्योंकि वो डिजायर्ड बेस्ड इंटेलेक्चुअल सिस्टम की तरफ जाता है, कॉन्शियस बेस्ड सेल्फ बिल्डिंग की तरफ नहीं जाता, वो फितरत की तरफ नहीं जाता। जितनी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हुई हैं, वो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की बेस पर हो रही हैं, डिजायर बिल्डिंग के बेस पर हो रही हैं। एआई आ रहा है, क्यों आ रहा है? बिजनेस मॉडल अच्छे होंगे, प्रोडक्शन ज्यादा होएगी, एक चेन मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंस आएगी। क्या होएगा? ग्लोबल इश्यूज की फुलफिलमेंट या उनके इंटेलेक्चुअल सॉल्यूशंस है ही ये कि भाई हम उनको एक ग्लोबल स्टैंडर्ड दे दें कि भाई यू आर रॉन्ग, वी आर राइट। तुमने जितना भी ये कुछ किया है, तुम्हें डिप्रेशन तुमसे खत्म नहीं होता, तुमसे एग्जाइटी खत्म नहीं हो रहे, तुम्हारे बंदे सुसाइड से मर रहे हैं।
तुम्हारा मॉरल ग्राफ 1970 के बाद देख लो वर्ल्ड का कहां से कहां जा रहा है। तुम इंसान नहीं हो और तुम अपनी फितरत से दूर हो। लुक एट दिस इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड। फिर उनको उन्हीं की हिस्ट्री बताओ एनलाइटनमेंट के बाद क्या किया तुम्हारे फिलोसफर्स ने, कहां पर डंडी मारी है। इवन अगर आप पॉलिटिकल इश्यूज भी देख लें ना, पॉलिटिकल इश्यूज आ कहां से रहे हैं? क्यों? क्योंकि इंसानी फितरत, इंसान की सॉरी रोजियत से ये चीज है, वो अपनी ख्वाहिशात क्या तो तंग है। और जो मॉडर्न इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड है वो करता ही डिजायर फुलफिलमेंट है। तो ग्लोबल इश्यूज अब एथिज्म भी क्यों है? बिकॉज ऑफ थ्री सोर्सेज ऑफ नॉलेज। एलजीबीटी क्यों है? बिकॉज डिजायर फुलफिलमेंट। सो इंटेलेक्चुअल सॉल्यूशंस क्या है कि हम एक इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड सेट करें, उस इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड के बाद जब उसके फ्रूट्स आएंगे, जिस तरह 1776 में उसने कायम किया इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड, तो 1783 में हमें एडम स्मिथ नजर आता है। 1793 97 के अंदर हमें और चीजें नजर आती हैं। 1835 में हमें ब्रिटिश एक्ट नजर आता है। 37 में हमें एक्ट इधर इंडिया के अंदर नजर आता है। हमेशा इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड की सेटिंग के बाद उसके फ्रूट्स आने वाले टाइम के अंदर होते हैं। So this is what the purpose of IMS actually. इससे भी बहुत खुशी होती है। So I think this is enough for all of us because now the question answer sessions. अब आपके क्वेश्चंस होंगे। अब जिसको जो क्वेश्चन पूछते हैं he or she can raise his hand. Okay, guys, अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है, if you guys have any confusion, सुकून से आप लोग वो चीजें पूछ सकते हैं। There is no pressure. It's just for self learning या self building. थैंक यू। क्वेश्चन तो नहीं है कोई। मतलब ये सारा सिनेरियो समझ आया, उसके लिए थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर। Okay, thank you, thank you. जी उमर जवाद, आपने हैंड रेज किया था। You can ask question. सर मैंने यही पूछना था कि इंटेलेक्चुअल करप्शन हमने आइडेंटिफाई कर दिया, स्टैंडर्ड भी सारा कुछ हो गया। सॉरी मैं ना बाहर बैठा हूँ इसलिए शोर आ रहा है। तो अब इसको लोगों तक पहुंचाना कैसे है? ये अब हमने इसको लोगों को कैसे बताना कि हमारे पास यहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम आ रही है, इसको सॉल्व किस तरह करना है? तो ये लोगों तक बताना भी तो है, इसको सॉल्व करना है। तो उसका क्या मेथोडोलॉजी, उसका क्या फ्रेमवर्क होगा हमारे पास? ब्रदर, अगर आपको आईएमएस का पता है ना या सर साइलादीन का पता है, तो वो हमारा जो एक इधर भी एक जो एक व्हाट वी से कि व्हाट वी आर डूइंग, तो हम वही इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड की एलिवेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें ना कि हमारे पास एक कोटेशन होती है कि ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। तो इससे हमें एक साइकोलॉजी नजर आती है इंसानों की कि वो उसी चीज की तरफ दौड़ते हैं जो चीज ग्लिटर कर रही होती है, जो चीज चमक रही होती है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिकम द मोस्ट इफेक्टिव and attractive person in your class या in your area या in your social circle। उससे क्या होएगा कि आपकी बात इफेक्टिव बन जाएगी। और फिर अब आई थिंक इनिशियली जब एक ऐसी पर्सनैलिटी जो इंतहाई अट्रैक्टिव और इफेक्टिव है, उसका इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड 6 के 6 सोर्सेज से अलाइंड होएगा ना, लोगों उनके इर्द गिर्द के लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो इनिशियली बिकॉज वी डू नॉट हैव पावर, हमारे पास एसेट्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, हम उस लेवल पे नहीं जा सकते। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हम सीड बन सकते हैं, हम एक बीज बन सकते हैं, हम अपने आप को दबा सकते हैं जिससे दरख्त निकल सकते हैं। उस एक सोशल सर्कल में यू हैव टू बी द मोस्ट इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव पर्सन जिसका इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड उन्हीं 6 के 6 सोर्सेज पर हो। उससे क्या होएगा? आपके इर्द गिर्द के लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसके एग्जाम्पल में हमें सर साहिल नजर आ जाते हैं। वो पर्सन हाईली इफेक्टिव है, बहुत अट्रैक्टिव है, और उसका इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड 6 के 6 सोर्सेज से अलाइन करता है, विद अ विजन है। उससे क्या हो रहा है? हमारी यूथ का इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड एलिवेट कर रहा है। सो दिस इज द थिंग व्हाट आई थिंक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। उमर, आप एग्री करते हैं? आपको जवाब मिल गया? जी, आई गॉट माय आंसर, थैंक यू। ओके।
जी अदीला। मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप इंटेलेक्ट की वो 6 स्टेजेस बता सकते हैं जो कि लाइक ओवरऑल सर साहिल में भी हैं और एक्चुअल में जो एग्जिस्ट करती हैं? ओके प्लीज, सो सॉरी, आप प्लीज रिपीट कर दें क्वेश्चन, मतलब मैंने अंडरस्टैंड नहीं किया। एक्चुअल में जो 6 स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्ट हैं, क्या आप काइंडली वो बता सकते हैं वो कौन-कौन सी हैं? आई एम सो सॉरी, लाइक सीन इस तरह हुआ कि मैंने स्टेजेस नहीं कहा, मैंने सोर्सेस कहा। ओके, तो 6 मैंने कहा कि किसी भी इंसान का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो उन 6 सोर्सेस से अलाइन कर रहे हैं, या उसके सोर्सेस वो हुए हैं उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए। वैसे लेवल्स 3 है जिस पर सर साहिल अदीन का एक प्रॉपर सेशन हुआ है कि द 3 लेवल्स ऑफ इंटेलेक्ट। तो आई थिंक यू कैन, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप वो पॉडकास्ट सुन सकती हैं, वो बहुत अच्छी पॉडकास्ट है। बाकी मेरा लाइक आई थिंक शायद मैंने मिसकम्युनिकेट कर दिया, बट आई मेड अ पॉइंट कि इंटेलेक्चुअल जो एलिवेशन है ना वो 6 के 6 ये जितने सोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं नॉलेज, जिनमें आपकी कॉन्शियस जो कि फितरत का इल्म हमारी यूनिवर्सिटीज में या हमारे सिस्टम में नहीं दिया जाता, या कुरानिक रेलेवेंस उसकी क्या है रिवील्ड नॉलेज के साथ किस तरह है, या एक जो सिक्स्थ सेंस ऑफ नॉलेज है या कश्फ या उन चीजों का ताल्लुक है, वो चीजें हमारे यहाँ नहीं दी जाती। सो ऐसा लाइक इंटेलेक्चुअली अपने आप को एलिवेट करना जो 6 के 6 सोर्सेज से अलाइंड हो। सो दिस वाज माय पॉइंट एक्चुअली। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन। इमाम गज़ाली ने जो 6 एट्रिब्यूट्स एक्सप्लेन किए थे और लाइक काइंड ऑफ जो स्टेजेस थे उनकी इंटेलेक्ट की, वो कौन-कौन सी थी? आई थिंक जो आपने बताया था फिलॉसफी को उन्होंने मतलब डिवाइड किया था मैथ्स में, लॉजिक्स में, ओके, वो क्या था? लेट मी टेल। उसमें सबसे पहले आ जाती हैं थ्योरेटिक्स आ जाती हैं। ओके, लाइक अगर जिसमें हमें निकलता है कि थ्योरेटिकल फिलोसफी आ जाती है, मतलब हमारे इर्द गिर्द बेतहाशा थीरीज नजर आ जाती हैं हमें। तो सबसे पहली बात उन्होंने जो डिवाइड की थी वो थ्योरेटिकल फिलोसफी थी। नेक्स्ट थिंग जिसमें उसने डिवाइड इमाम गजाली ने कहा था वो मैथमेटिकल साइंसेस थी। ओके, जो थर्ड पे आ जाता है वो मटेरियल साइंसेस थी। मटेरियल साइंसेस लाइक जिसके अंदर हमें मेटलर्जी नजर आती है, या जो एक जनरल मटेरियल साइंसेस है। या फोर्थ पे हमें थ्योरेटिकल लॉजिक्स नजर आ जाते हैं। थ्योरेटिकल लॉजिक्स लाइक जिसे हम मंतकी या लॉजिकल सिस्टम्स का इल्म कहते हैं, जो हमारे यहाँ जो जो करंट वर्ल्ड सिस्टम ऑफ इंटेलेक्ट है उसके अंदर भी हमें थ्योरेटिकल लॉजिक नजर आ जाता है। फिफ्थ है प्रैक्टिकल साइंसेस। प्रैक्टिकल साइंसेस लाइक यू आर ऑपरेटिंग समथिंग और यू आर डूइंग लाइक मेटलर्जी आ जाती है, जिसके अंदर आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं उन उन साइंटिफिक नॉलेजेस के साथ। और सिक्स उन्होंने जो इमाम गजाली ने कहा वो ट्रेडिशनल साइंसेज है। ट्रेडिशनल साइंसेज जिस तरह आपको ग्रीक्स में भी साइंसेज नजर आती हैं, आपको जाबिर बिन हयान नजर आ जाते हैं 8th सेंचुरी के अंदर, कि वो जो साइंसेज जो ट्रेडिशनल है, जो सोसाइटी का बहुत हिस्सा है। तो उन्होंने जो फलसफे में, और एक चीज है कि एक चीज और भी है कि हम शायद, क्योंकि जो इमाम गजाली ने फिलोसफी को 6 चीजों के अंदर डिवाइड किया था ना, वो उस टाइम के हवाले से या उस टाइम पीरियड के अंदर जो चीजें थी उनके अंदर डिवाइड किया था। मे बी आई एम रॉन्ग, बट आई डोंट थिंक कि वो चीजें आज एप्लीकेबल होती हैं, बिकॉज आज वो चीजें मे बी ट्रेडिशनल जो साइंसेज हैं वो और हों, प्रैक्टिकल साइंसेज में भी आज और हों, आज से 800 साल पहले और थी। लेकिन उन्होंने जो फलसफे को जो पुराने वक्त में डील करता था वो थ्योरेटिकल फिलोसफी थी, मैथमेटिकल साइंसेस थी, मटेरियल साइंसेस थी, थ्योरेटिकल लॉजिक्स थे, प्रैक्टिकल साइंसेस थी और ट्रेडिशनल साइंसेस थी। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन अदीला, आई थिंक आपको आंसर मिल गया। यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू मेंटेन प्राइड एंड ह्यूमिलिटी एट द सेम टाइम? इमरान भाई ने ये पॉइंट रेज किया था बट प्रॉपर्ली समझ नहीं आया मुझे। इस तरह के लेट मी आंसर। इमरान भाई आप आंसर देना चाहेंगे कि मैं दूं? इमरान भाई, आई थिंक इमरान भाई हमारे साथ नहीं है और प्रोबेबली उनका माइक का इशू होएगा। अच्छा, इस तरह के ह्यूमिलिटी और प्राइड नहीं होता। एक एक सेल्फ का लाइक मैं बताता हूँ आपका क्वेश्चन। आई थिंक ये होना चाहिए था कि हाउ कैन ह्यूमिलिटी, कि ह्यूमिलिटी किस तरह या आजी किस तरह से डाउट्स ना कॉज करे, राइट? कि किस तरह से हम उस कंट्रोल में है कि ह्यूमिलिटी डाउट्स पैदा नहीं कर रही, या हमने उन दो चीजों के अंदर कंट्रोल या इक्विलिब्रियम बना के रखा हुआ। वेल आई थिंक ये एक अलग पॉइंट है। ओके, इसमें इमरान भाई ने मेंशन किया था कि
आपको एक टाइम पे आप रिकॉग्नाइज कर भी रहे हो अपने एट्रीब्यूट, बट आप इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड कर रहे हो कि आपके कुछ लिमिट्स हैं। तो एक आप सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे आप प्राइड भी आप उसको मेंटेन करोगे और साथ आपने हम्बलनेस को भी देखना है। तो ये समझ नहीं आया था कि एक्चुअल में किस तरह मेंटेन करने की बात कर रही थी। ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको सेल्फ डिसेप्शन किस तरह से है, मैं बताता हूँ आपको। यू नो कि हाँ ये चीज ठीक है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली वो चीज आपके साथ ठीक नहीं है, तो आप उस चीज को कहते हो कि नहीं ये चीज गलत है। यही तो सेल्फ डिसेप्शन है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इस एग्जांपल इट्स अ सेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, कि आपको पता है हाँ ये चीज ठीक है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ गुड आपको उससे स्ट्रेटेजिक फायदे मिल रहे हैं इंटेलेक्चुअली, आप क्या कर रहे हो कि आपको चूंकि वो चीज की फ्रूट्स और उन चीजों का पता है, तो आप क्या करते हो कि उस चीज को कहते हो कि ये चीज ठीक भी है, लेकिन क्या करना है कि मुझे ह्यूमिलिटी जानबूझकर करनी है। तो एक सेंस ऑफ प्राइड और सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी बैलेंस रहता है। इसका जो लिंक है ना वो सेल्फ कंट्रोल के साथ बेतहाशा है। क्यों? क्योंकि आपको इंटेलेक्चुअल डायरेक्शन और अपने आप को पता है कि हाँ मैं चीज कर रहा हूँ, एक कंट्रोल्ड मैनर में कर रहा हूँ, तो सेंस ऑफ सेल्फ डिसेप्शन रहती है, लेकिन वो दोनों चीजों में इक्विलिब्रियम बरकरार रहता है। ओके ओके, थैंक यू। ओके ओके। सो अभी दो लोगों ने हैंड रेज किया था, किन किन का क्वेश्चन है? ओके जिन्होंने हैंड रेज किया था क्वेश्चंस के लिए, मैं लाइक जब अदीला के क्वेश्चंस ले रहा था, आप काइंडली दोबारा हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। ओके अनम्यूट करें, यू कैन आस्क। अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम। क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल करप्शन की वजह से मैं एक ना देख रही हूँ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या फिलोसफी देख लें कि सबको पता होता है कि नॉलेज है, उसकी डायरेक्शन भी ठीक है, इससे हमें मतलब एक सिमत मिल रही है, डायरेक्शन मिल रही है और हर चीज़ के लिहाज से वो चीज़ परफेक्ट है। लेकिन ना यहाँ आप स्टैंडर्ड्स की वजह से लगा लें या जिस भी कमी की वजह से लगा लें, लेकिन वो नॉलेज गेनिंग चीज़ को ना प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाते। मतलब जैसे अगर हम अपने क्लस्टर्स की बात कर लें, तो ये चीज़ बड़ी ना मतलब चैलेंजिंग है। तो हमें किस तरह उनकी हेल्प करनी चाहिए कि वो इस फिलॉसफी को मतलब इरेज़ करके अब अपने स्टैंडर्ड हाई करके जो चीज़ नॉलेज है उसको प्रायोरिटाइज़ कर सकें, क्योंकि उन्हें बहुत मुश्किल हो रही है इस चीज़ में। वो कैसे जो वो चीज़ उन्हें पता है कि ये नॉलेज है, तो उसे अपनी जो रूटीन है उसमें अपर लेवल पे ला सकते हैं। ओके एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है लिटरली। अभी मरियम मेरी बहन, इस तरह के ना सेम क्वेश्चन एक सहाबी ने प्रॉफिट से किया था, जो क्वेश्चन आप मुझसे कर रही हैं। एक सहाबी आते हैं रसूल खुदा के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सब्र कैसे होता है? तो प्रॉफिट सेड सब्र कर करके होता है। तो सहाबी ने दूसरा सवाल किया। सहाबी सेड आस्क्ड, सॉरी द कंपेनियन आस्क्ड कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्र कैसे होता है? प्रॉफिट आंसर्ड शुक्र कर करके होता है। तीसरा क्वेश्चन फिर सहाबे ने वो पूछा जो आपका क्वेश्चन है। ही सेड या रसूल अल्लाह इल्म कैसे आता है, या इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड, मैं अपने अल्फाज ऐड कर रहा हूँ कि इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड किस तरह से बढ़ता है? प्रॉफिट ने क्या बात की? प्रॉफिट ने कहा पढ़ पढ़ के और पढ़ा पढ़ा के, हासिल कर करके और बांट बांट कर। अब आप बात कर रही है ना कि इवन की फिलॉसफी क्लियर है, लेकिन फिर भी हम उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, या अपने उस इंटेलेक्चुअल माइंड को बढ़ा कैसे सकते हैं? एक बात हमेशा याद रखना, इंटेलेक्चुअली किसी चीज को बढ़ाने से का मतलब होता है उसकी इंटेलेक्चुअल डेप्थ को डिग करना, या उसकी जो एक हिकमताना उसकी एक गहराई है उसकी खुदाई करना। एक्चुअली एलिवेट करने का मतलब इंटेलेक्चुअली ये होता है कि आप उस सब्जेक्ट को कितना डीपली जानते हैं। ओके, तो उसका प्रोसेस क्या है, या जो अगर आपने आईएमएस में भी कर रहा है उसकी डेवलपमेंट क्या करनी है, तो मरियम इस तरह से है कि आप ही वो कर करके आएगा। ओके, तो किताबें पढ़ें, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपका एक फॉल्स स्टैंडर्ड की वजह से फिलोसॉफिकली या इंटेलेक्चुअली आप नीचे भी आ गई हैं, तो क्या होएगा कि डायरेक्शन ठीक होने से उसका इफेक्ट आ जाता है, आप पे कंपाउंड इफेक्ट आएगा। आप
बहुत जल्दी और बहुत बड़े लेवल पर उस चीज को कर लेंगे, ठीक, ओके। लेकिन इस सारी चीज का ताल्लुक वही है जो सोल्यूशन प्रॉफिट ने दिया था उस सहाबी को, कि पढ़ा पढ़ा के और पढ़ पढ़ के जितना इल्म है उसको बांटना स्टार्ट कर दें, आपको उस चीज की इंटेलेक्चुअल डेप्थ मिलना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आप उसको चीज को बढ़ा रहे हैं, और क्या हो रहा है कि फिर आगे जितनी साइकोलॉजिस्ट बैठी हुई हैं, मतलब जितने इंटेलेक्चुअल माइंड बैठे हुए हैं, वो चीज उन सब के अंदर ब्रेनस्टॉर्म या प्रोसेस होकर आपके पास दोबारा आ रही है। आपको उस चीज की इंटेलेक्चुअल डेप्थ मिलना शुरू हो जाएगी। और आप उस चीज की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे होगी? जब आप उस चीज की नई नई डायमेंशंस देखेंगे, पढ़ पढ़ कर, रीड कर करके, सेम आंसर जो प्रॉफिट ने दिया था। क्या आपको आपका जवाब मिल गया? जी, रेज़िलिएंट होना पड़ेगा इस मामले में। बेशक वो आपका पर्सनल है या आप किसी के साथ डील कर रहे हैं। आप पेशेंस दिखाएँगे तो वो बंदा भी आस्ता-आस्ता गेन करना शुरू कर देगा, जब उसके लिए दरवाज़े खोलेंगे। बिल्कुल ऐसे, रेज़िलिएंट होना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर हम इल्म पढ़ तो रहे हैं, पढ़ना तो सबसे आसान काम होगा, लेकिन पढ़ाना इज़ अनदर थिंग। आप पढ़ा उस बंदे को सकते हैं जिसको वाक़ई तलब होगी। तो हम उन बंदों को किस तरह ढूँढें और अपनी आवाज़ में वो असर कैसे डालें कि हम जो बात करें उसके दिल में उतर जाए और वो हमारी बात को समझ भी जाए? क्योंकि अक्सर जिनको हम पढ़ा रहे होते हैं वो उस नॉलेज को उसकी कदर नहीं करते, उसको लाइक सर से गुज़ारते हैं बस। टाइम गुज़र रहा है, टाइम गुज़ारो और उसके बाद ये बोलता है, बोलते जाना। तो इस तरह कुछ सीन होता है, तो उसको हम किस तरह डील करेंगे? ओके उमर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज कॉल्ड एक सोशल ग्रुप की साइकोलॉजी बिल्ड करना, या किसी एक स्पेसिफिक साइकोलॉजी के सोशल ग्रुप के अंदर अपने आप को लिंक करना। ओके, दिस इज व्हाट उमर, मेरा आपसे एक सवाल है, बल्कि एक जनरल सवाल है, सबको इसका आंसर आता ही होगा। क्या आपने कभी कौवा शाहीन के साथ उठता देखा? नहीं, कभी नहीं नहीं होता। नहीं नहीं, कौवा शाहीन के साथ नहीं उठता। ओके, तो आप शाहीन है, तो आप कौवों के साथ नहीं उठ सकते। यू गेट इट? सो आपको अब शाहीन ढूंढने पड़ेंगे एक्चुअली, या आपको उस स्पेसिफिक साइकोलॉजी या उस इंटेलेक्चुअल साइकोलॉजी के लोग ढूंढने पड़ेंगे। आपको सोशल ग्रुप बनाना होगा, आपको सोशल नेटवर्किंग करनी पड़ेगी इंटेलेक्चुअली। और अगर और एक्चुअली जो आईएमएस का जो पर्पस है, आईएमएस का पर्पस भी है कि हम सोशल ग्रुप बना रहे हैं सेम साइकोलॉजी ऑफ इंटेलेक्ट की या इंटेलेक्चुअल बिल्डिंग की। आप समझ रहे हो उमर? जी, जी, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या होएगा कि इनिशियली तो एक चीज है कि या तो आप वो जगह छोड़ दें, या उन लोगों में वो पैशन क्रिएट करना शुरू कर दें। ओके, उन लोगों में पैशन किस तरह से क्रिएट हो सकता है, उसके लिए मैंने एक जवाब पहले दिया था कि आपको लाइक यू हैव टू बी द मोस्ट इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी इन दैट ग्रुप। और आपका जब वो इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड होगा तो लोग अपने आप आपकी तरफ खींचे आएंगे। प्रॉफिट की तरफ लोग क्यों प्रॉफिट को मैजिशियन कहते थे? बिकॉज ऑफ दैट रीजन। ओके उमर? ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो एनीवन अदर, कोई भी छोटा सा भी कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है, यू गाइस कैन आस्क। ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस। इफ अ पर्सन हैव एनी कंफ्यूजन तो वो पूछ सकता है। ये जो सर अभी एक और क्वेश्चन क्वेश्चन किया है। है कि ओके, पूछें। आयशा, आप पूछ रही थी कुछ? जी सर, जो अभी क्वेश्चन किया है उसी क्वेश्चन से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि जैसे जो हम बात पहुंचाना चाहते हैं, हम बाय वर्ड तो वो पहुंचा देते हैं कि मतलब उसकी वो तासीर जो हमारे अंदर है, मतलब हम उस तासीर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट पर्सन में। मतलब आपने आंसर तो दिया लेकिन मुझे मतलब सही से समझ नहीं आया। लेट मी से, आपने कहा कि उस चीज की तासीर या उसकी जो एक जेन्युइन इफेक्टिवनेस है वो उस अगले के दिल में कैसे होता है, राइट? जी ओके सर। ओके ओके। इसका एक फैक्टर नहीं होता, इसके कई एक फैक्टर्स होते हैं। ओके, इसके कई एक फैक्टर्स हैं। एन मुमकिन है वो चीज आपको बेतहाशा आती हो, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे ना हो, एन मुमकिन ऐसा हो। एन एक ही एक फैक्टर है, डिपेंड करता है मूड पे भी। ओके, सो जो सबसे बड़ी जो चीज है ना इसके अंदर वो आती है साइनर्जी बिल्डिंग या कंपाउंडिंग इफेक्ट। ओके, तो डेकोरम का ख्याल रखना हमेशा, चीजों की परफेक्शन हो जाना तभी इफेक्टिवनेस क्रिएट हो सकती है। तो ऐसे क्या कि फिर आपको सेल्फ मास्टरी की तरफ जाना पड़ेगा। ओके, आपको जो चीज फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा है, तो क्या चीज है
कि आप फिर सेल्फ मास्टरी की तरफ जाएं। किस चीज में? कम्युनिकेशन में। क्यों? क्योंकि इंटेलेक्ट अच्छा है और कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, आपकी चीज बगैर तासीर के वापस आ जाएगी, वो चीज उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। एंड मुमकिन है कि अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है लेकिन आपके पास इंटेलेक्चुअल डेप्थ नहीं है, तभी वो चीज इफेक्टिव नहीं बनेगी, तभी वो तासीर नहीं जाएगी। ओके, तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं। ओके, साइकोलॉजी हो सकता है, मूड हो सकता है, एंड मुमकिन है कि वो उसका लर्निंग बिहेवियर ना हो, तभी वो चीज नहीं सीखेगा। तो उन फैक्टर्स का ध्यान रखना और अपनी सेल्फ मास्टरी करना, इन दिस वे वो चीज इफेक्टिव बन सकती है। तो डिफरेंट इसके फैक्टर्स हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके। सो आई थिंक वैसे मैं मीटिंग अब सोच रहा हूँ कि एंड कर दूं, और अगर आपका कोई आई एम आस्किंग फॉर द लास्ट टाइम, इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन, तो बगैर किसी झिझक के कुछ भी पूछ, मतलब इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी पता है या कुछ भी अगर आप कुछ ऐड भी करना चाहते हैं, सो द स्टेज इज फॉर यू, यू कैन आस्क देम सिंपल और से यस उमर मेरा जवाद। ये लास्ट ही क्वेश्चन होगा, एक और इसी बेसिस के ऊपर बिल्ड करूंगा। आपने अभी कहा कि हम उन ग्रुप को छोड़ दें जो हमारे क्या कहते हैं इस पॉइंट को समझ ना सके, हमारे बराबर ना आ सके, तो इस तरह हमारे पास एक सोशल वैक्यूम नहीं क्रिएट हो जाएगा? क्योंकि नॉट अ लॉट ऑफ पीपल वुड एग्री विद अस, या हमारे पर्सपेक्टिव से कोई भी नहीं सोचेगा, क्योंकि कोई सोच ही नहीं सकता हमारे पर्सपेक्टिव से। हमारा पर्सपेक्टिव हमारा यूनिक होगा, अगले का यूनिक होगा। तो इन पर्सपेक्टिव को फिर किस तरह अलाइन करेंगे ताकि हमारे पास एक सोशल वैक्यूम ना क्रिएट हो सके? उमर जवाद इस तरह से है कि ना, सोशल वैक्यूम की आपने बात कर दी, वो ठीक है। इसके एक्चुअली ताल्लुक होता है रियलिटी के साथ। ओके, जो परसेप्शन है ना, जो दो डिफरेंट परसेप्शन है ना एक सेम चीज के या सेम फील्ड के, वो एक्चुअली दो डिफरेंट फील्ड्स हैं या दो डिफरेंट डायमेंशंस हैं। सॉरी, टू डिफरेंट फील्ड्स नहीं है, एक्चुअली वो दो डिफरेंट डायमेंशंस हैं या डायरेक्शंस हैं ऑफ सेम प्रोसेस और थिंग। क्यों? जो रिजल्ट पढ़ रहे हैं डिफरेंट थॉट के। तो एक्चुअली यू हैव टू गो फॉर द फिलोसफी ऑफ दैट सब्जेक्ट, ऑफ दैट स्पेसिफिक थिंग। और फिलोसफी से के थ्रू क्या होएगा कि आप फिर उस प्रोसेस के थ्रू सफर करेंगे और आपको फिर रियलिटी का पता चलेगा। सो आपके इस क्वेश्चन का ताल्लुक, ये जो सोशल वैक्यूम है ना, सोशल वैक्यूम किस तरह से फुलफिल होता है? जो वैक्यूम की फुलफिलमेंट होती है वो हमेशा इंटेलेक्ट के थ्रू ही होगी। और उस चीज के लिए, क्योंकि आप दोनों के अगर परसेप्शन अलग है तो मतलब आप दोनों की डायमेंशन ऑफ थॉट अलग अलग है सेम चीज के लिए। रियलिटी के अंदर क्या होता है, आप हर एक डायमेंशन के अंदर घूमते हो। ओके, सो इसका ताल्लुक भी सेल्फ मास्टरी या मास्टरी ऑफ दैट सब्जेक्ट के साथ है, जिसे हम उस सब्जेक्ट का फलसफा कहते हैं या फिलोसफी कहते हैं। ओके उमर, हमेशा फलसफा सोशल वैक्यूम फुलफिल करता ओके ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। है। ओके, तो गाइस आई थिंक 10:44 हो रहे हैं, 16 मिनट्स और है, तो आई थिंक इनफ है। ओके, एंड आई होप कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर मैं कुछ ना सिखा पाया तो आई एम सीकिंग अपॉलॉजी, ओके में। और हमने उतना ही बयान किया है जितना हमें पता चला। इस दुनिया इससे बहुत बड़ी है, इंटेलेक्ट की, नॉलेज की फील्ड इससे बहुत बड़ी है। ओके, सो मैं एंड करता हूँ सेशन को एक कोटेशन के साथ। और वो कोटेशन क्या है, या सॉरी, वो एक व्हाट वी से, वो एक नसीहत जो आप लोगों के लिए होगी। वो नसीहत कुछ इस तरह से है कि यू गाइस नो कि मौला अली सलाम की डेथ जब हुई हजरत अली की, तो हमें एक हदीस मिल जाती है, जिसके जो रावी हैं वो हजरत आमिर बिन साद इब्न अबी वकास हैं। हजरत साद इब्न अबी वकास के जो बेटे थे हजरत आमिर बिन साद, वो रावी हैं इस हदीस के। और उन्होंने कहा था कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि वो हजरत अली से फरमाते हैं कि या अली, ए अली, पिछली उम्मतों का सबसे बदबख्त इंसान वो था कि जिसने कौमे साले की ऊँटनी को ज़िबा किया था, और मेरी उम्मत का सबसे बदबख्त आदमी या इंसान वो होएगा जो तेरी दाढ़ी को तेरे सर के खून से रंगेगा। ओके, तेरी दाढ़ी के बालों को तेरे सर के खून से रंगेगा। तो मतलब इस उम्मत का जो सबसे बदबख्त इंसान है वो इब्न मलजम मरवंदी है, कि जिस शख्स ने हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु का को शहीद किया था। सिंपल सी बात है कि अगर वो उम्मत का सबसे यजीद इब्न मुआविया इब्न मलजम सब ठीक है, मतलब यजीद इब्न मुआविया मिलता है हमें, लाइक इब्न ज़ियाद मिल जाते हैं, या जितने भी जालिम लोग मिल जाते हैं हमें,
बाद के वो बहुत बदबख्त हो सकते हैं, वो बहुत बुरे हो सकते हैं। ओके, हज्जाज बिन यूसुफ बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन वो इतने गलीज नहीं है उस हदीस की वजह से जितना गलीज इब्ने मुलजम मरवंदी था, जिसने हजरत अली का कत्ल किया था या शहीद किया था। अब हम चीज देखते हैं कि उम्मत का सबसे बदबख्त उससे बदबख्त आदमी नहीं आ सकता, लेकिन डेथ बेड पे हजरत अली का उसकी तरफ क्या एटीट्यूड था, हजरत अली ने उसको किस तरह से ट्रीट किया था। जब उसने वार किया मौला अली सलाम पर, तो क्या बात हुई कि मौला अली सलाम वाज ऑन हिज डेथ बेड, हजरत इमाम हसन पास थे, हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहा पास थी। तो जब उनको होश आया हजरत अली को, तो उन्होंने फरमाया कि इब्न मुलजम किधर है। तो हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बताया कि वो उस जगह पर है। तो क्या हुक्म दिया मौला अली सलाम ने? मौला अली सेड उसको पानी ठंडा देना, बिस्तर गरम देना सोने के लिए, और नरम देना, सॉरी बिस्तर नरम देना सोने के लिए। और क्या है कि अगर तो मैं जिंदा रहा तो मैं इससे अपना बदला खुद लूंगा, लेकिन अगर मेरी शहादत हो जाती है तो किसास के तौर पर जब इसको सर उतारने लगो तो तलवार की धार बहुत तेज कर लेना और बहुत तेजी से फेर देना कि इसको तकलीफ ना हो। ओके, अब इससे हमें क्या सबक मिलता है कि उम्मत के बहुत बड़े बड़े बदबख्त हो सकते हैं, या उन लोग, ऐसे लोग जिनसे आप लोग नाराज हैं, जिनसे मैं नाराज हूं, या जिनको हम बहुत बुरा समझते हैं, ऐन मुमकिन है कि वो बहुत बड़े बड़े गलीज और बदबख्त होंगे, या मैं हूं तो मैं बहुत गंदा इंसान हो सकता हूँ, लेकिन मैं इतना गंदा या इतना बदबख्त या इतना गलीज नहीं होऊंगा जितना उस हदीस के रेफरेंस से जो आमिर बिन साद बिन मालिक की थी, इब्न अबी वकास की थी, कि जो शख्स मौला अली का वो शहीद करेगा। इब्न मुलजम से ज्यादा हम में से कोई शख्स बदबख्त नहीं हो सकता, लेकिन मौला अली सलाम ने उम्मत के सबसे गलीज शख्स को कैसी ट्रीटमेंट दी? तो उसको पानी दिया, तो उसको ठंडा दिया, उसके साथ नरमी बरती, उसको बिस्तर नरम दिया, और उसकी डेथ का भी, उसके किसास की भी फिक्र है कि उसको ज्यादा तकलीफ ना हो। तो द एक्चुअल थिंग, या जो आप सबको एडवाइस है कि जरा जर्फ पैदा करें। ओके, तो अगर इफेक्टिव भी बनना है या अट्रैक्टिव भी बनना है अपनी सोसाइटी के अंदर, तो वो जर्फ पैदा करें कि मौला अलैहिस्सलाम उम्मत के सबसे बदबख्त तरीन इंसान के साथ कैसी ट्रीटमेंट रख रहे हैं, और हम जिन लोगों को गलीज कहते हैं या बुरा कहते हैं, जिनसे हमारी लड़ाई है, वो उतने नहीं है, वो उतने गलीज या उतने बदबख्त नहीं है। ओके, सो द थिंग इज के लाइक स्टार्ट शेयरिंग लव और एम्पैथी। ओके, तो उससे क्या होएगा कि कम से कम एक सीड बिल्डिंग हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी सोसाइटी के अंदर। तो फ्रॉम वी आर नाउ एंडिंग विद दिस एडवाइस। तो आप सबको अल्लाह की अमान में, तो अल्लाह हाफिज, बाय बाय।